एक हुड पहना हुआ आदमी अंधेरी गली से आगे बढ़ रहा होता है। उसके पीछे सीढ़ियों पर दो लड़के बैठे होते हैं। उनमें से एक उसे चिढ़ाने के लिए थूक देता है, लेकिन वो थूक उसके पास बैठे दूसरे लड़के के पैर के पास गिर जाता है। वो लड़का घबरा जाता है और गाली देने लगता है, जबकि हुड वाला आदमी बिना पीछे देखे चलता रहता है। ये जगह स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट थी, जो दिन रात शोर शराबे और गंदगी से भरी रहती थी। और इसी भीड़ भाड़ से दूर उस हुड वाले आदमी का छोटा सा 180 फीट का रूफटॉप घर था। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि आज भी डिनर में रामन ही खाना पड़ेगा। उसका नाम बोंग जुयाक है। उम्र 25 साल, बेरोजगार और फिलहाल कन्वीनियंस स्टोर, बारबेक्यू जॉइंट और डे लेबर में 3 पार्ट टाइम जॉब संभाल रहा है। और ये लड़का ही हमारा मेन कैरेक्टर है। कुत्ते की तरह काम करने के बाद भी वो कभी पैसा बचा नहीं पाता था, और वजह बिल्कुल सिंपल थी, कर्जा। ऐसा कर्जा जो उसे चाहे कितनी भी बुरी हालत में हो, चुकाना ही था। उसके पास कोई खास स्किल नहीं थी, सीधी सी बात, वो बस एक काम करने वाला शरीर था। इसलिए उसकी ये कोई ब्राइट फ्यूचर वेट नहीं कर रहा था। वो अपनी बेकार और नीचे दबी हुई जिंदगी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है और दिखाती है कि वो अवेकेंड हो चुका है। वो खाते खाते जम जाता है। नूडल्स उसके मुंह से लटक रहे होते हैं। उसकी आंखें शौक में फैल जाती हैं। पसीना चेहरे से बहने लगता है। गरम गरम का एहसास होते ही वो नूडल्स गिरा देता है, जो हर जगह छिटक जाते हैं, और वो चिल्लाता है कि वो बुरी तरह डर गया है। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। अवेकनिंग को एक ब्लेसिंग माना जाता था। ये एक मौका होता था जैकपॉट लगने का और पूरी जिंदगी पलट देने का। ये लॉटरी जीतने से भी ज्यादा बड़ी किस्मत होती थी। लेकिन बात ये थी कि वो सब तभी एंजॉय कर पाते जब तुम जिंदा रहते। टावर में घुसना हद से ज्यादा खतरनाक था। वहां कोई मॉन्स्टर तुम्हें फाड़ सकता था, एक्सट्रीम ठंड या गर्मी में मर सकते थे, या जहर से ट्रैप में गिरकर कुचले जाने का चांस भी होता था, और न जाने क्या क्या। यहां तक कि जब वो कोई नाइंसाफी देखता था, तब भी अक्सर आंख बंद कर लेता था। वो हर तरह के खतरे से बचने की कोशिश करता था, इस हद तक कि कभी कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे से भी नहीं चलता था। वो खुद को एक बॉटम फीडर और नोबडी मानता था, और 25 साल से वही जिंदगी जी रहा था। और अब उसे कहा जा रहा था कि वो अवेकेंड हो गया है। नेचुरली उसे इस बात पर शक होता। उसने ये भी सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे नींद आ गई हो। उसने स्टेटस विंडो बुलाई और वो सच में अपीयर हो गई। उसमें दिख रहा था कि वो ब्लैक टावर कोरिया से एफिलिएटेड है और लेवल 1 पर है। उसका ट्रेट समन है, और फिलहाल वो एक समन कर सकता है। उसके ट्रेट स्किल्स थे टारगेटेड समन, रैंडम समन और डिसमिस। और उसका कॉमन स्किल था दिन में एक बार टावर में एंटर करना और उसकी टावर इन्वेंट्री। सब कुछ देखकर उसे धीरे धीरे यकीन होने लगा कि ये रियल है। अवेकेंड लोगों को एक एबिलिटी मिलती थी जिसे ट्रेट कहते थे। इसके टाइप्स सोर्ड्समैनशिप, स्पीयर्समैनशिप, शील्ड आर्ट्स, आर्चरी और मार्शल आर्ट्स जैसे होते थे। इसके अलावा जाइगेंटिफिकेशन, हेवी स्विंग, समनिंग, हीलिंग और भी बहुत कुछ होता था। इनमें समनिंग का मतलब होता था स्पिरिट्स, फैंटम बीस्ट्स, गोलम्स, डिमोनिक बीस्ट्स और ऐसे और क्रीचर्स को बुलाना। ये एक तरह से खास टाइप के समन्ड क्रीचर्स को कमांड करने की एबिलिटी होती थी। इससे उसे क्यूरियोसिटी हुई कि वो किस टाइप का समनर होगा। अब जब वो अवेकेंड हो चुका था, उसने थोड़ा स्टाइल के साथ स्किल यूज करने का सोचा। लड़के ने कूल बनने की कोशिश की और जोर से समन बोला। कुछ नहीं हुआ। तो शर्मिंदा होते हुए उसने रैंडम समन ट्राई किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। तब उसे याद आया कि स्किल्स बाहर काम नहीं करती। प्लेयर की एबिलिटीज इंक्लूडिंग स्किल्स सिर्फ टावर के अंदर वैलिड होती हैं और बाहर मैनिफेस्ट नहीं होती। टावर के बाहर स्टेटस विंडो चेक करने के अलावा एक प्लेयर बिल्कुल नॉर्मल सिविलियन जैसा ही होता है। इंटरनेट वाला कोई भी होता तो उसे इडियट ही लगता। इसलिए उसका पक्का यकीन था कि टावर के बाहर स्किल एक्टिवेट होना इम्पॉसिबल है। तब अचानक स्क्रीन पर रैंडम समन का इनिशियलाइजेशन दिख गया। ये देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। फिर एक चमकदार दरवाजा अचानक अपीयर होता है और उसमें से एक आदमी निकलता है। वो बिल्कुल घबराया हुआ लगता है। उसकी आंखें फैली हुई हैं, बहुत पसीना आ रहा है और मुंह खुला हुआ है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये कैसे काम कर गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि समन एक इंसान था। वो आदमी कहता है कि वो पूरी तरह से ह्यूमन है और सल्यूट करता है। जुयाक ये समझ ही नहीं पा रहा था कि बिना टावर के समन सक्सेसफुल हो गया। वो भी कोई स्पिरिट या गोलम नहीं, बल्कि एक इंसान। उस इंसान को कुछ स्मेल आती है। रामन देखकर वो खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वो एक बाइट ले सकता है। जुयाक बस इतना कहता है, हाँ। लाल बालों वाला आदमी खुशी खुशी रामन ले लेता है। उसके पीछे जुयाक जम सा खड़ा रहता है, यकीन नहीं कर पाता। उसे एहसास होता है कि उसने कोई खतरनाक चीज नहीं, बल्कि एक बेशर्म फ्री लोडर समन कर लिया है जो सिर्फ एक बाइट लेने आया था। वो नूडल जोर जोर से स्लर्प करता है। तीखेपन से लाल बालों वाले के पसीने छूट जाते हैं। जुयाक सोचता है कि ये बंदा कितना कमजोर है, जो माइल्ड उडोन को भी स्पाइसी समझ रहा है। इस सब के बाद भी वो इस बात से हैरान था कि स्किल टावर के बाहर कैसे एक्टिवेट हो गई, और वो भी ह्यूमन समन। उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था।
उसने स्टेटस विंडो खोली जिसमें दिख रहा था कि वो ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस समन कर सकता है जिनकी रेंज आर ग्रेड रेयर, एसआर ग्रेड सुपर रेयर, एसएसआर ग्रेड स्पेशल सुपर रेयर से लेकर एलएसएसआर लेजेंड स्पेशल सुपर रेयर तक है। इसके अलावा समनर और समन्ड के बीच हर सिचुएशन में बिना रुकावट कम्युनिकेशन पॉसिबल थी। ये जानकर उसे और ज्यादा सरप्राइज हुआ कि रेयर्स भी होते हैं। उसे लगा जैसे वो किसी गेम के कैरेक्टर्स पुल कर रहा हो। तब सिस्टम ने उसे बताया कि वो 3 मैंडेट्स से बाउंड है। समन्स के 3 मैंडेट्स थे। पहला, समन सबसे ऊपर समनर की जिंदगी की रक्षा करेगा। दूसरा, समन समनर के कमांड्स को पूरी तरह से ओबे करेगा। और तीसरा, अगर पहले और दूसरे मैंडेट में कॉन्फ्लिक्ट हो तो पहला मैंडेट ऊपर रहेगा। उसे एब्सोल्यूट ओबीडियंस का आइडिया पसंद आया। फिर उसे क्यूरियोसिटी हुई कि उसने जो इंसान समन किया है वो असल में कौन है। स्क्रीन पर डिटेल्स फ्लैश होती हैं। उसमें दिखाया गया कि वो क्रूएल गिल्ड का पागल असैसिन है और उसका नाम जॉन कसाक है। ग्रेड एसआर सुपर रेयर है और वो एक ह्यूमन असैसिन है। उसकी मैनिफेस्टेशन लिमिट 6 घंटे है बिना सेटिस्फैक्शन रेटिंग के, और डिसमिसल के बाद 3 घंटे का कूल डाउन लगता है। इसके अलावा वो क्रूएल असैसिन गिल्ड का सबसे बड़ा हेडेक है। सीधी बात में वो पूरा का पूरा लूनेटिक है, लेकिन उसका मिशन सक्सेस रेट 99% है। उसने 5th सर्कल डार्क मेज का असैसिनेशन भी सक्सेसफुली किया था। ये रैंडम इन्फॉर्मेशन जुयाक के दिमाग में भर जाती है और उसे दर्द महसूस होता है जब तक उसे कुछ और महसूस नहीं होता। वो जैसे खाली जगह से गिर रहा होता है। जमीन से टकराने से पहले ही वो एक असैसिन को आते हुए देखता है। वो खुद को संभालता है, लेकिन असैसिन उसे बिना देखे सीधा पार निकल जाता है। सीन देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये क्या है। ये जॉन का पास था। वो काफी स्किल से कुछ लोगों के सर काट देता है, लेकिन बात अजीब ये थी कि वो उन सर को लाल रिबन से गिफ्ट की तरह लपेट देता था। शायद इसी वजह से उसे पागल कहा जाता था। जॉन पीछे मुड़कर देखता है। उसका एंड एक ही गलती की वजह से हुआ था। वो असैसिन टारगेट के रूम में गया था, लेकिन टारगेट एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्ड्समैन निकला। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट चुका था, और वही उसकी आखिरी याद थी। वापस प्रेजेंट में जॉन जुयाक के पीछे आता है और पूछता है कि वो क्या सोच रहा था। इससे जुयाक बुरी तरह डर जाता है। वो घबराकर पीछे हटता है, पैर फिसल जाता है और बैलेंस खोते हुए सरप्राइज में चिल्लाता है। जॉन का उसे डराने का कोई इरादा नहीं था। वो बस पूछना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई ऑर्डर है। जुयाक ने खुद को संभाला, खासकर जब क्लियरली लिखा था कि समन्ड समनर के कमांड्स को पूरी तरह से ओबे करते हैं। उसने गहरी सांस ली और उसे रामन का बर्तन साफ करने और टेबल पोंछने का ऑर्डर दिया। जॉन ने बिना किसी दिक्कत के ये सब फॉलो किया। जुयाक ने नोटिस किया कि वो बहुत तेज है और एक बार भी शिकायत नहीं करता। उसे समझ आ गया कि जॉन उसकी हर बात मानता है। उसने क्लियर करने के लिए पूछा कि क्या बेकार और अजीब ऑर्डर्स भी मना नहीं कर सकता। जॉन ने सीधा जवाब दिया कि वो अपने समनर के शब्दों को बिना शर्त मानता है। उसने टेस्ट करने के लिए उसे भौंकने को कहा। वो चाहता था कि वो कुत्ते की तरह बिहेव करे। जॉन ने टेबल पोंछना रोका और जुयाक को लगा कि शायद वो हद पार कर गया है। क्योंकि जॉन अपनी पिछली जिंदगी में एक पावर हाउस था तो उसका प्राइड भी बहुत बड़ा होगा। उसे लगा कहीं वो भड़क न जाए, लेकिन जॉन खुशी खुशी भौंकने लगता है और जुयाक बिल्कुल चुप हो जाता है। बेवकूफ जैसे एक्सप्रेशन के साथ वो थम्स अप देता है। एब्सोल्यूट ओबीडियंस कंफर्म हो जाती है। तभी अचानक कोई उसके दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारता है। उन्हें पता था वो अंदर है और दरवाजा खोलने को कहते हैं। उसे याद आ जाता है कि आज इंटरेस्ट देने का दिन था। तुरंत वो जॉन को उठने को कहता है। असल में जुयाक ने 10 मिलियन वॉन उधार लिए थे। कोई बैंक उसे लोन देने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरी में वो लोन शार्क के पास गया था। उसके पिता बर्फ पर फिसलकर गिर गए थे और उनकी हिप फ्रैक्चर हो गई थी। ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए था, साथ ही उसके छोटे भाई की कॉलेज फीस भी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे लगा था वो जल्दी चुका देगा, लेकिन प्रिंसिपल वैसे का वैसा ही रहा और वो सिर्फ इंटरेस्ट में ही 5 मिलियन वॉन से ज्यादा दे चुका था। उसे पता था ये एक बेवकूफ़ी भरा फैसला था, लेकिन उसके पास चॉइस नहीं थी। अगर वापस जाने का मौका भी मिलता तब भी वो वही चॉइस लेता। वो लोग उसे देखना चाहते थे ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जुयाक ने सर घुमाकर जी की तरफ देखा। जॉन का डैगर पहले से ही बाहर था और वो कमांड मिलते ही आदमी का सर काटने को तैयार था। लेकिन ये जुयाक का इरादा नहीं था। उसके बिहेवियर से लगा कि वो बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। उसने उसे बाथरूम में छुपने और बिल्कुल हिलना ना, मुंह बंद रखने को कहा। जॉन ने पूछा कि क्या उसे सांस लेने की भी इजाजत है। जुयाक ने हाँ कहा तो उसे रिलीफ मिला। जैसे ही जुयाक ने फ्रंट डोर खोला, एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे लपेट दिया गया। डरावना सा दिखने वाला आदमी कंफर्म करता है कि वो हेल्दी लग रहा है और कहता है कि जब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आई तो उसे लगा शायद वो बीमार हो गया हो। जुयाक हिलने की हिम्मत नहीं करता और बस माफी मांगता है कि वो भूल गया था। फिर वो बताता है कि उसने अभी ट्रांसफर भेज दिया है। वो आदमी कहता है कि अगर इतना मुश्किल लग रहा हो तो जबरदस्ती मत करो, और अगर बहुत डेस्परेट हो
तो कोई ऑर्गन निकालकर बेच भी सकते हो। वो कहता है कि सिर्फ एक किडनी के साथ जिंदगी काफी आसान हो जाती है। उनमें से एक गुंडा बोलता है कि इस लड़के का एक छोटा भाई भी है। आदमी कहता है कि छोटा भाई भी काम का है, बल्कि जितना छोटा उतनी अच्छी प्राइस। ये सुनते ही जूयाक का चेहरा सख्त हो जाता है। वो आदमी उसका एक्सप्रेशन नोटिस करता है और कहता है कि लगता है वो उस पर हाथ उठाने वाला है। जूयाक ऊपर देखता है, अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो आदमी उसे वॉर्न करता है कि अपनी औकात में रहे, वरना बिना किसी को पता चले मर जाएगा। फिर वो दरवाजा पटक कर चला जाता है। जूयाक राहत की सांस लेता है। जॉन बाथरूम से बाहर आता है। जूयाक इम्प्रेस्ड होता है कि वो बिल्कुल चुपचाप और परफेक्टली छुपा रहा। जॉन जवाब देता है कि ये इसलिए क्योंकि ये उसका कमांड था। अचानक जूयाक को बहुत थकान महसूस होती है। डबल शिफ्ट्स, अवेकनिंग, ह्यूमन समन और ऊपर से लोन शार्क्स का विजिट। कर्जे की वजह से उसने टावर क्लाइंब करने का सोचा, लेकिन वो जानता था कि पैसा कितना भी हो, उस जैसे डरपोक आदमी के लिए टावर सर्वाइव करना नामुमकिन है। जॉन पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो पूछता है कि क्या जियोहॉक कुछ करना चाहता है, और अगर वो चाहे तो वो समन डिसमिस कर देगा। जॉन पूछता है कि क्या वो टीवी देख सकता है। जियोहॉक को समझ नहीं आता कि उसे टीवी और रामिन के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो उसे इजाजत दे देता है, तो जॉन कुछ ड्रामा के एपिसोड्स देखने का प्लान बनाता है। जॉन टीवी देखता रहता है और जियोहॉक सोने चला जाता है। जियोहॉक सोचता है कि भले ही वो समन्ड बीइंग हो, लेकिन किसी की प्रेजेंस महसूस होना इतना बुरा नहीं लगता। उसे वाकई थोड़ा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि वो खुद को हद से ज्यादा थका चुका था। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है और अगले दिन सुबह 8 बजे अलार्म बजता है। वो उठता है और देखता है कि जॉन, तो उसे लगा कि समन डिसमिस हो चुका है। अगर ऐसा होता तो उसे हैरानी भी नहीं होती, क्योंकि उसे याद था कि उसने नींद में सिस्टम विंडो देखी थी। वो काम की तैयारी करने के लिए उठने ही वाला था कि तब न्यूज चल पड़ी। जब वो दांत ब्रश कर रहा था, न्यूज में रिपोर्ट आई कि जोंग नोगो सोल में इल्लीगल लोन शार्क फर्म स्माइल कैश के सारे ऑफिसेज में एक भयानक मर्डर हुआ है। इस बात ने उसका ध्यान खींच लिया, और जैसे ही उसने सुना कि 3 लोगों के सर काट दिए गए हैं, उसके हाथ से टूथब्रश गिर गया। ऊपर से विक्टिम्स के सर लाल रिबन में लपेटे हुए मिले थे। तुरंत उसके दिमाग में जॉन कैसिक का ख्याल आया। उसे समझ आते ही रंग उड़ गया जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक पूरा साइको मर्डरर समन कर लिया है। स्माइल कैश मर्डर उस वक्त बहुत बड़ी न्यूज बनी हुई थी। लाशें अपने ही खून के तालाब में पड़ी थीं, और ये भी दिख रहा था कि एक आदमी की एक उंगली तोड़ी गई थी और उनके सर गिफ्ट की तरह सजा कर रखे गए थे। जब जियोहॉक ने यह देखा तो उसे अपनी वजह से होने के ख्याल पर बहुत घबराहट हुई। दोबारा देखने पर वो इस बात से इनकार नहीं कर पाया कि ये जॉन का ही काम था। काम पर होते वक्त उसने एक सर देखा जिसमें रिबन बंधी हुई थी, और वो लोन शार्क का सर था जो टेबल पर रखा हुआ था जैसे हिसाब लगाने के लिए। ये देखकर वो हिल गया। अब उसे सिर्फ ये दिख रहा था कि एक बिना सर का धड़ अपने हाथ में रिबन वाला सर पकड़े खड़ा है और बाकी सर शेल्फ्स पर रखे हैं। वो पीछे हटा और पीछे रखी शेल्फ से टकरा गया, लेकिन असल में वो हल्यूसिनेट कर रहा था। कस्टमर ने पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने माफी मांगी और तुरंत उसकी मदद की। शिफ्ट के बाद उसे लगा कि इस हालत में वो काम नहीं कर पाएगा। उसने डिसाइड किया कि कल अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब से ब्रेक लेगा। वो सांस छोड़ता है और सोचता है कि कहीं लोग उसके घर की वजह से तो नहीं मर रहे। उसने जॉन की डिटेल्स देखी। कैटलॉग में उसे क्रूअल गिल्ड का क्रेजी असैसिन लिखा गया था और उसका रैंक सुपर रेयर था। टाइप ह्यूमन असैसिन, मैनिफेस्टेशन लिमिट 6 घंटे, कोई सेटिस्फैक्शन रेटिंग नहीं, और रीसमन कूल डाउन 3 घंटे। जियोहॉक जानता था कि वो समनर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने जॉन को समन करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिख गया। उससे जॉन के लिए सेटिस्फैक्शन रेटिंग देने को कहा जा रहा था। तब उसे समझ आया कि कैटलॉग में वो चीज क्या थी। उसने उसे सिर्फ टीवी देखने को कहा था, लेकिन वो बिना ऑर्डर के ही मर्डर करके आ गया। इसलिए वो उसकी बदतमीजी के लिए उसे 1 स्टार देना चाहता था। गुस्से में उसने मिडिल फिंगर दिखाई, वही वो देना चाहता था। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे इतना भी निर्दयी नहीं बनना चाहिए, इसलिए उसने 3 स्टार्स दे दिए। क्योंकि उसकी माँ रेंटल वाटर प्यूरिफायर कोऑर्डिनेटर का काम करती थी, उसे अच्छी तरह पता था कि लो सेटिस्फैक्शन रेटिंग कितनी दिल तोड़ने वाली होती है। उसके बाद जॉन समन हो गया। जॉन ने मुस्कुरान के साथ उसे ग्रीट किया और 3 स्टार्स के लिए थैंक यू बोला। उसने प्रॉमिस किया कि वो और मेहनत करेगा। उसका मासूम चेहरा देखकर जियोहॉक को शक होने लगा कि क्या उसने सच में लोग मारे थे। उसने सीधे पूछ लिया कि क्या उसने उन लोगों को मारा जो उसके घर आए थे। जॉन ने गर्व से माना
कि उसने पिछली रात उनका काम तमाम कर दिया था। ज्यूहॉक ने हिचकी सी ली जब उसे कंफर्म हुआ कि वही कल्प्रिट है। उसे डर लगने लगा जब उसे रियलाइज हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी एक मर्डरर है। अचानक उसका पेट घूमने लगता है और दिल तेज धड़कने लगता है। उसने खुद को शांत किया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि जॉन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला, जबकि उसे ऑफिस का एड्रेस भी नहीं पता था। जॉन ने बताया कि जब वो बदमाश उसके घर घुसे थे तब उसने उन पर मार्क ऑफ परस्यूट लगा दिया था। ज्यूहॉक ने सोचा कि शायद ये भी कोई स्किल हो। उसने पूछा कि वो इतनी दूर क्यों गया। जॉन ने रीजन दिया कि वो थ्रेट थे, इसलिए पहले ही निपटा देना बेहतर था। ज्यूहॉक ने आर्ग्यू किया कि उसने तो ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं था। तब जॉन ने बताया कि ये समन्स के 3 लॉज के आर्टिकल 3 की वजह से था, जिसमें लिखा था कि अगर लॉ 1 और लॉ 2 में कॉन्फ्लिक्ट हो तो लॉ 1 को प्रायोरिटी मिलेगी। सीधी बात में एब्सोल्यूट ओबीडियंस। लेकिन अगर समनर खतरे में हो तो बाकी चीजों को इग्नोर किया जा सकता है। ज्यूहॉक ने पूछा कि अगर समनर उसे मरने का ऑर्डर दे तो क्या वो मना करेगा। जॉन ने कहा कि हाँ, वो सही कह रहा है। उसने कहा कि यहां कोई रियल थ्रेट नहीं था, इसलिए ये आर्बिट्ररी जजमेंट था। जॉन ने माना कि आर्टिकल 3 को काफी ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जा सकता है। जॉन की नज़र में वो बदमाश रिस्क फैक्टर थे जो फ्यूचर में कभी ना कभी समनर की जान को खतरा पहुंचाते, इसलिए ये बिल्कुल रीजनेबल जजमेंट था। ज्यूहॉक ने कहा कि ये साइको जैसा है। उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया और माफी मांगी। जॉन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो ऐसे शब्द पहले भी बहुत सुन चुका था। ऐसा नहीं है कि ज्यूहॉक समझता नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन सकती थी। जैसे अगर वो जॉन के साथ सड़क पर चल रहा हो और गलती से किसी गुंडे से कंधा टकरा जाए और वो बंदा धमकी दे दे, मरना है क्या, आंखें निकाल लूंगा, लेकिन असल में वो करने का इरादा ना रखता हो। लेकिन जॉन के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उस बंदे का सर रिबन के साथ अलग हो चुका होता। वो इसी उलझन में था। जॉन ने माना कि वो गलत था। उसने पूछा कि वो अचानक घुटनों पर क्यों बैठ गया। ज्यूहॉक ने समझाया कि मर्डर उसके फायदे के लिए नहीं था, बल्कि इससे और भी मुश्किल सिचुएशन बन सकती है। जॉन ने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा। ज्यूहॉक ने उम्मीद की कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जॉन गारंटी नहीं कर पाया। तब ज्यूहॉक ने उसे प्रॉमिस करवाया कि वो सिर्फ तभी ऐसा करे जब सच में उसकी गर्दन पर चाकू लगा हो। वो नहीं चाहता था कि जॉन सिर्फ अंदाजों पर ऐसे काम करे। जॉन ने प्रॉमिस किया कि वो सिचुएशन को अच्छी तरह जज करेगा। उसका जवाब काफी एनर्जेटिक था। बात खत्म होने के बाद ज्यूहॉक ने कहा कि अब वो वापस जा सकता है, लेकिन जॉन ने एक बात छेड़ दी। उसने पूछा कि क्या वो टावर क्लाइंब नहीं करेगा। इस सवाल से ज्यूहॉक बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गया। वो जानता था कि टावर क्लाइंब करना जिंदगी का एक ही मौका होता है, लेकिन वो डरता था और ये बहुत खतरनाक था। उसकी जान जा सकती थी। उसने पूछा कि क्या पहले किसी और समनर ने भी उसे ऐसे ही समन किया था। जॉन ने कहा कि हाँ, और वो आदमी बहुत स्ट्रांग और बहुत ही बहादुर था। ज्यूहॉक को शर्म महसूस हुई। उसे रियलाइज हुआ कि कुछ लोग अपनी अवेकनिंग का यूज दुनिया को बचाने के लिए करते हैं। उसने माना कि उसमें अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं है। जॉन कुछ कहने ही वाला था कि ज्यूहॉक ने खुद को ही पैथेटिक कावर्ड कहकर रोक दिया, लेकिन जॉन ने कहा कि वो सबसे अच्छा समनर है। ये सुनकर ज्यूहॉक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जॉन ने बताया कि एक समनर की सबसे बड़ी वर्च्यू होती है सेफ्टी फर्स्ट। बहादुरी जहर जैसी होती है। बहादुर समनर खतरनाक होते हैं और कब मर जाएं पता नहीं चलता, और जब वो मर जाते हैं तो समंड भी बाहर नहीं आ पाते। जॉन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सारा गंदा काम खुद करेगा। उसने उसे एनकरेज किया कि वो सेफ खेले और लंबी उम्र तक जिंदा रहे। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाया, टावर क्लाइंब करें या नहीं इस चिंता में। आखिर उसने सोचा कि टावर क्लाइंबिंग उसके लिए नहीं है। वो बस इस बात के लिए शुक्रगुजार रहना चाहता था कि कर्जा और कर्जा वसूलने वाले दोनों गायब हो गए। उसने प्लान बनाया कि वो सिर्फ सेफ और नॉर्मल काम करेगा, और अगर वो ऐसे ही मेहनत से जिंदगी जीता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक उसका फोन बजा। वो उसके पिता थे। उन्होंने पूछा कि क्या वो अपनी रिहैब ठीक से कर रहे हैं। उससे बताया गया कि उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ेगा और उसकी मां की जॉब छूट रही है। उसके पिता ने कहा कि ज्यादा चिंता न करें, और उन्होंने बस इसलिए कॉल किया कि उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट टाइम मिलने का टाइम निकालेगा और साथ में खाना खाएंगे। पिता ने उसे ओवरवर्क ना करने को कहा। कॉल खत्म हो गई और उसके तुरंत बाद उसने सेफ्टी पर्सनल का पूरा सेट पहन लिया। उसने खुद से कहा कि वो बस पहले फ्लोर पर थोड़ा सा देखकर तुरंत बाहर आ जाएगा, और अगर खतरा हुआ तो सीधा एग्जिट कर लेगा। टाइमिंग भी सही थी क्योंकि उसने अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब से छुट्टी ले रखी थी। वो समन करने ही वाला था कि उसे याद आया कि जरूरी नहीं है कि वो उसी पागल जॉन को इंसिस्ट करे।
उसने सोचा कि कुछ और समन करे और शायद कोई लेजेंडरी स्पेशल सुपर रेयर रैंक निकल आए, लेकिन रैंडम समन अनअवेलेबल था। वो कूलडाउन पर था और अभी 28 दिन 11 घंटे 8 मिनट और 37 सेकंड बाकी थे। उसे पता ही नहीं था कि कूलडाउन 1 महीने का होता है, इसलिए उसके पास जॉन को ही समन करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वो सोचने लगा कि कहीं जॉन को पता तो नहीं चल गया कि वो किसी और को समन करना चाहता है। वो उसकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। उसने जॉन को बताया कि वो टावर में एंटर करने वाले हैं। जॉन का पहला रिएक्शन था कि वो बहादुर है, लेकिन साथ ही उसने कहा कि इस प्लान को कैंसिल करो और बहादुर मत बनो। जियोहॉक ने अश्योर किया कि वो सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट लेने जा रहा है और तुरंत बाहर आ जाएगा। जॉन ने कहा कि इन बेकार चीजों को छोड़ दो और वो खुद उसका टूल और हंटिंग डॉग बन जाएगा। वो टावर के अंदर सब कुछ संभाल लेगा और जियोहॉक को उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। उससे पूछा गया कि क्या वो कोरिया ब्लैक टावर में एंटर करना चाहता है। फिलहाल एक्सेसिबल फ्लोर पहला फ्लोर था। उसने एंट्री कंफर्म की और ऐसा लगा जैसे वो गिर रहे हों। वो जोर जोर से चिल्लाया जब जॉन उसके कपड़ों को पकड़कर लटका हुआ था। अचानक सब कुछ बदल जाता है। ज्वैक एक चमकदार डिजिटल स्पेस में खींच लिया जाता है, जहां रोशनी और नंबर्स की धार उसके पास से गुजर रही होती है। ज्वैक डर के मारे हाफने लगता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। आंखें जोर से बंद कर लेता है जब वो पैनिक करता है और चमकती स्पेस में खिंचता चला जाता है। जॉन उसे मजबूती से पकड़ लेता है और दोनों साथ नीचे गिरते हुए सेफली जमीन पर पहुंच जाते हैं। उसने देखा कि पहला फ्लोर पूरी तरह से एक वेस्टलैंड था। अचानक उसे उल्टी आने लगती है और वो साइड में वॉमिट कर देता है। जॉन पूछता है कि क्या वो ठीक है और कहता है कि वो जल्दी ही आदत डाल लेगा। उसके बाद जॉन आगे बढ़ता है और दोनों सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं। सिस्टम ने ज्वैक की फिजिकल एबिलिटीज को उसके लेवल के हिसाब से इंप्रूव कर दिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्बैट स्किल्स उसके लिए अवेलेबल थे। अब उसे समझ आ रहा था कि प्लेयर होना कैसा लगता है। भले वो लेवल 1 था, लेकिन वो काफी स्ट्रांग महसूस कर रहा था। पहले फ्लोर का मिशन था 2 घंटे के अंदर 5 टफ किन फैटी ग्रब्स को हराना। अभी काउंट 0 आउट ऑफ 5 था और डेथ या मिशन फॉरफिट करने पर फेल माना जाता। जॉन ने उन्हें आगे देखा। ज्वैक जानता था कि पहला फ्लोर स्किल्स टेस्ट करने की जगह होती है। टफ किन फैटी ग्रब्स स्कैरक्रो जैसे कॉन्सेप्ट का मॉन्स्टर था। उसकी अटैक पावर लगभग ना के बराबर थी, लेकिन उसकी स्किन बहुत टफ होती है, इसलिए उसे मारना आसान नहीं होता। बाकी प्लेयर्स बेस्ट केस में लगभग 30 मिनट में एक पकड़ पाते थे, और अब वो एक प्लेयर है। उसने डिसाइड किया कि वो एक को पकड़ने की कोशिश करेगा। जॉन ने पूछा कि क्या बिना वजह खुद को सफर करने की कोई जरूरत है। ज्वैक एक के पास बढ़ा, तब उसे याद आया कि उसके पास वेपन ही नहीं है। वो जॉन से वेपन मांगने के लिए मुड़ा ही था कि टफ किन फैटी ग्रब्स उठ चुके थे और उसके ऊपर छा गए। उसका रंग उड़ गया और वो उनकी तरफ घूम गया। उसने जॉन से मदद मांगी। जॉन ने कहा कि ये एक समझदारी भरा फैसला है। जॉन दौड़ता हुआ उस पर झपटा और सिर्फ एक हिट में उसका सर फट गया। फिर वो बाकी की तरफ चार्ज करता और ज्वैक को पीछे रहने को कहता है। उसके हाथों में डैगर्स थे और वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। उसने डैगर्स फेंके और एक साथ कई टफ किन फैटी ग्रब्स को हिट कर दिया। फिर उसने ब्लेड एक्सप्लोजन एक्टिवेट किया और जिन्हें चुभा था वो सब फट गए। ज्वैक हैरान रह गया। ये इंस्टेंट किल था। इसके साथ ही उसने फर्स्ट फ्लोर मिशन कंप्लीट कर लिया और रिवॉर्ड मिला 1000 मैजिक स्टोन्स। उसे ब्लैक टावर कोरिया के फर्स्ट फ्लोर के लिए S+ क्लियर रैंक भी मिला। इससे उसे एक प्लैटिनम बैज मिला। जब उसे लगा कि ये कितना आसान था तो वो खुशी से भर गया। उसने सोचा कि वो जल्दी अमीर हो जाएगा, लेकिन उसे अभी पता नहीं था। कोरिया के कुछ हिस्सों में लोगों की स्क्रीन्स अचानक अपीयर हुए। कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ क्लब में थे। साउथ कोरिया के हर प्लेयर के लिए वही नोटिस पॉपअप हुआ। अब वो सेकंड फ्लोर चैलेंज कर सकता था। उसे ब्लैक टावर कोरिया से बाहर भेज दिया गया। अब उसे पता चल गया था कि फ्लोर क्लियर करते ही तुरंत बाहर रिटर्न कर दिया जाता है। फिर भी उसे थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। उसने टाइम चेक किया और देखा कि सिर्फ 5 मिनट लगे थे। जॉन ने उसके काम की तारीफ की। ज्वैक ने कहा कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, बस खड़ा रहा, और जॉन ने कहा कि वही सही चीज थी। ज्वैक ने सुना था कि बाकी लोग बैरली कंप्लीट कर पाते हैं जब वो ग्रब्स को मार मार के थक जाते हैं, लेकिन यहां सब कुछ बहुत सिंपल था। उसने जो मैजिक स्टोन मिला था उसे चेक किया। असली चीज उसे पहली बार देख रहा था। मैजिक स्टोन करंट इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसके बिना काम नहीं चलता। टावर के शुरू के दिनों के मुकाबले अब उसकी प्राइस काफी गिर चुकी है। अब लगभग 100 ग्राम के 50,000 वॉन्ड मिलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के देशों में ब्लैक टावर्स आए हुए 20 साल हो चुके थे। आम लोगों को टावर्स के बारे में बेसिक कॉमन सेंस होता है, लेकिन प्लैटिनम बैच का नाम उसने कभी नहीं सुना था। लेकिन फिर भी वो फुल पंप था, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट में उसने 50,000 वॉन्ड कमा लिए थे। जॉन ड्रामा देखने चला गया। ज्वैक ने खाना ऑर्डर किया और जॉन को साथ खाने के लिए बुलाया। जॉन ने खाने की खुशबू ली। उसने पूछा, क्या ये स्पाइसी जोगबाल है? ज्वैक ने कहा कि उसने रेगुलर जोगबाल ऑर्डर किया है, क्योंकि जॉन ने कहा था कि वो स्पाइसी नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी उसे तीखा स्मेल आ रहा था। ज्वैक को रियलाइज हुआ कि जॉन की स्पाइसी टॉलरेंस बिल्कुल 0 है। जॉन खुशी खुशी खाने लगा और उसकी मेहरबानी के लिए थैंक्स बोला। ज्वैक सोचता है कि क्या ये बोलने का उसका नॉर्मल तरीका है। जॉन ने पूछा उसका क्या मतलब है, तो ज्वैक ने समझाया कि वो सुमदा और इमदा जैसे एंडिंग्स शॉर्ट कर देता है। उसने बताया कि इसलिए है क्योंकि वो अपने पिछले समनर के साथ काफी टाइम तक रहा था। ज्वैक को समझ आ गया कि ये कुछ एक्स बॉयफ्रेंड के इन्फ्लुएंस जैसा है।
इनके केस में ये एक्स समनर का इन्फ्लुएंस था। जॉन ने कहा कि अगर सुनने में अजीब लगता हो तो वो ठीक कर लेगा। ज्वैक ने कहा कि उसे ये सुनना मजेदार लगता है। ज्वैक को पूरा यकीन हो गया था कि टावर बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है या फिर ये डुएबल है। अगले दिन सुबह उसने अपना अल्फा मेल्स डेली रूटीन पोस्ट किया। ये उसका स्केड्यूल था। दिन में कन्वीनियंस स्टोर, रात को चारकोल ग्रिल रेस्टोरेंट। बीच में जो वो पार्ट टाइम लेबर जॉब करता था उसे उसने छोड़ने का फैसला किया। उसके बजाय वो सीधा घर जाएगा और जॉन के साथ टावर क्लियरिंग करेगा। उस दिन उसने फिर से जॉन को समन किया, जिससे फिर से 5 स्टार रेटिंग मिली। ज्वैक ने माना कि अगर वो 10 पॉइंट्स दे सकता होता तो वो भी दे देता। जॉन खुश था कि वो सैटिस्फाइड है। उसने पूछा कि क्या सैटिस्फैक्शन रेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। जॉन ने समझाया कि रेटिंग जितनी अच्छी होती है उतनी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन टाइम बढ़ना, रैंक इंक्रीज होना और कॉल्स मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। वो ब्लैक टावर कोरिया के सेकंड फ्लोर में एंटर हुए। सेकंड फ्लोर मिशन था 10 क्विक विटेड फैटी ग्रब्स को हराना। टाइम लिमिट 2 घंटे की थी और करंट स्टेटस 0 आउट ऑफ 10 था। अगर वो मर गया या मिशन छोड़ दिया तो फेल माना जाता। उसे रियलाइज हुआ कि सेकंड फ्लोर के ग्रब्स ट्रिकी होते हैं क्योंकि वो हर जगह मूव करते रहते हैं और उसकी सोच से ज्यादा फास्ट होते हैं। उसने पूछा कि सेकंड फ्लोर पर उसे क्या करना चाहिए। जॉन ने कहा कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि वो जल्दी निपटा देगा और उसे घर एस्कॉर्ट करेगा। ज्वैक ने सजेस्ट किया कि वापस जाकर चिकन खाएंगे और बियर भी पिएंगे। जॉन ने उसके लिए थैंक्स बोला और फिर वो क्विक विटेड फैटी ग्रब्स काटने चला गया। ज्वैक को ये पूरा सीन इनसेन लगा। उसने सेकंड फ्लोर मिशन कंप्लीट कर लिया और लेवल अप हो गया। रिवॉर्ड मिला 200 ग्राम मैजिक स्टोन। उसे नोटिफाई किया गया कि उसने ब्लैक टावर कोरिया के सेकंड फ्लोर पर S++ क्लियर रैंक अचीव किया है। उसे एक और प्लैटिनम बैज मिला। फिर से S+ मिलने पर उसे लगा कि क्या इतना आसान होना अलाउड है। सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था कि वो सुबह के पार्ट टाइम जॉब से पहले अंदर जाकर बाहर आ सकता था। अगले दिन उन्होंने थर्ड फ्लोर मिशन किया, जिसमें 10 आइस कोल्ड फैटी ग्रब्स को हराना था। जॉन ने कहा कि उसकी लैंडिंग इंप्रूव हो गई है और कुछ ही मिनट में उन्होंने थर्ड फ्लोर मिशन कंप्लीट कर लिया। रिवॉर्ड मिला 300 ग्राम मैजिक स्टोन और फिर से ब्लैक टावर कोरिया के थर्ड फ्लोर पर S+ क्लियर रैंक। उसे एक और प्लैटिनम बैज मिला और वही सक्सेस फोर्थ फ्लोर पर भी हुआ। फिफ्थ फ्लोर पर भी सेम चीज रिपीट हुई। उसने 5 S+ रैंक प्लैटिनम बैजेस कलेक्ट कर लिए थे और इससे उसे एक स्पेशल पर्क मिलता था। ये स्पेशल पर्क था अवेकनिंग ट्रेट एनहांसमेंट। इस इफेक्ट की वजह से साइमल्टेनियस समन्स की गिनती 2 हो गई थी। स्टेटस स्क्रीन में दिख रहा था कि ज्वैक अब लेवल 6 पर है और वो एक साथ 2 समन कर सकता है। उसका कैटलॉग खाली था। उसके ट्रेट स्किल्स थे डेजिग्नेटेड समन, रैंडम समन, समन रिलीज। जनरल स्किल्स थे दिन में एक बार टावर एंट्री और टावर एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री। उसके पास कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं थे। इसका मतलब यह था कि वो अपने साथ एक और बंदा रख सकता है। जब सिर्फ जॉन ही सब कुछ बुलडोज कर रहा था तब उसे रियलाइज हुआ कि S+ क्लियर रिवॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। यह आगे जाकर एक लॉन्ग टर्म बैटल बन सकता है और वो काफी ज्यादा सेफ रहेगा। उसके पास रैंडम समन दोबारा यूज करने के लिए 20 दिन बचे थे। उसने तब तक रुकने का फैसला किया। फिर 20 दिन बाद तीनों साथ जा सकते थे, जब तक वो फ्री राइड एंजॉय करेगा। वो दोनों आगे बढ़ते रहेंगे और कल 6th फ्लोर की क्लाइंबिंग थी। अगले दिन हाना मोंग सोल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काउच पर बैठे 2 आदमी जैसे किसी चीज का वेट कर रहे थे। एक आदमी सोच रहा था कि ये सुबह आएगा या शाम को या रात को। सूट पहनी हुई एक औरत उसके पास आई और पूछा कि क्या वो अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। वो चौंक गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा कि लोगों को ऐसे पढ़ना बंद करें। ये आदमी ज्ञान ग्वांगिल है, अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का टीम लीडर, और वो औरत ली मिन है, अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की डेप्यूटी डायरेक्टर। उसने पूछा क्या कोई नया अनाउंसमेंट आया है। उसने हाँ कहा और बताया कि ब्लैक टावर कोरिया के 6th फ्लोर पर S+ रैंक क्लियर हुआ है। ब्लैक टावर के ग्लोबल अनाउंसमेंट्स लेटली लगातार आ रहे थे और हर एक में S++ रैंक क्लियर की खबर होती थी। ग्वांगिल समझ गया कि ये जरूर एक ही बंदा है। फ्लोर्स 1 से लेकर 5 तक ऑर्डर में क्लियर हुए थे, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि ये अनप्रेसिडेंटेड ओवरवेलमिंग टैलेंट का मालिक है। और जब वो सोच रहा था कि हर फ्लोर S+ रैंक से क्लियर हो रहा है, तभी किसी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। ये पार्क ग्यायोंगू था, अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर। उसने कहा कि कोरिया में सबसे ऊपर रैंक A था। उन्हें पता ही नहीं था कि उससे ऊपर भी रैंक्स एग्जिस्ट करती हैं या S+ क्लियर पर ग्लोबल अनाउंसमेंट होता है। आजकल इंटरनेशनल सोसाइटी में प्लेयर नेचुरलाइजेशन काफी कॉमन हो चुकी थी। पीछे से सीक्रेट अबडक्शंस भी हो रहे थे, इसीलिए किसी और कंट्री के हाथ लगने से पहले उन्हें उस प्लेयर को तुरंत ढूंढना था। उसने ऑर्डर दिया कि हर नए रजिस्टर्ड प्लेयर पर नजर रखी जाए। 2 दिन बाद ज्वैक का टारगेट 8th फ्लोर था। वो खुश था कि बिना किसी दिक्कत के रोज एक फ्लोर क्लियर कर पा रहा है। 10th फ्लोर तक ये बिगिनर्स जोन होता है, इसलिए सब कुछ स्मूथ चल रहा था। वो फ्लोर एक स्वॉर्म था और मिशन था 10 रेड थॉर्न फ्रॉग वॉरियर्स को हराना। फ्रॉग वॉरियर्स ने अटैक किया। जॉन ने अपना डैगर निकाला और पल भर में उन वॉरियर्स को पल भर में लगातार काट डाला। सिस्टम ने ज्वैक को 8th फ्लोर मिशन कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन दी। रिवॉर्ड मिला 800 ग्राम मैजिक स्टोन और 5 टावर एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशंस। उसने ब्लैक टावर कोरिया के 8th फ्लोर पर S+ रैंक अचीव किया। उसे एक और प्लैटिनम बैज मिला। जॉन ने उसकी तारीफ की, लेकिन वो तो रोज कुछ भी नहीं कर रहा था। जॉन ने कहा कि टावर में एंटर करना ही सबसे मुश्किल पार्ट होता है।
उसने कहा कि उसकी वजह से ही वो इतनी आसानी से क्लाइंब कर पा रहे हैं। जॉन ने उसे याद दिलाया कि गार्ड डाउन ना करे, क्योंकि लेट 10th फ्लोर्स के बाद इतना ईजी नहीं होगा। फिर से सिर्फ 3 मिनट का क्लियर था, इसलिए जोश ने उसे गिफ्ट देने का सोचा। उसने उसे अलावेंस दी और कहा कि बाहर जाकर मजे करे, कुछ खा भी ले, क्योंकि उसके पास अभी काफी मैनिफेस्टेशन टाइम बचा हुआ है। लेकिन उसने ये भी याद दिलाया कि कोई ट्रबल ना करे। जॉन ने मना कर दिया और ये देखकर जो आज हैरान रह गया। जॉन ने समझाया कि वो उसका साथ छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए वो बस घर पर टीवी देखेगा। तब जोआज को रियलाइज हुआ कि एब्सोल्यूट ओबीडियंस ऐसी चीजों पर भी अप्लाई होती है। उसने सजेस्ट किया कि चिकन ऑर्डर कर लेते हैं, और ये सुनकर जॉन एक्साइटेड हो गया। जॉन ने कॉल करके कुछ अच्छा ऑर्डर किया, डेफिनेटली स्पाइसी नहीं था। जब वो ये सब कर रहा था, जोआज रिवॉर्ड्स चेक करने लगा। नया रिवॉर्ड टावर एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशन था। उसने उसे जॉन के लिए अलग रख दिया। उसने स्टोन्स टेबल पर रखे और सोचने लगा कि उनका क्या करे। उसके इन्वेंट्री में पहले ही 3.6 केजी थे। अगर वो बेचते तो लगभग 1.8 मिलियन वॉन मिलेंगे। उसे लगा अब कैश आउट करने का टाइम आ गया है। आखिरकार ब्लैक टावर क्लाइंबिंग का 10वां दिन आ गया। इसका मतलब था कि वो 10th फ्लोर के करीब पहुंच रहे थे। जोआज अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौटा ही था। कपड़े बदलते वक्त वो सोच रहा था कि शुरू में उसने सिर्फ टावर को थोड़ा सा ट्राई करने का सोचा था, लेकिन अब वो बिना रुके रोज एक फ्लोर क्लाइंब कर रहा है। कल का 9th फ्लोर जंगल मैन ईटिंग कॉप्स फ्लावर भी आसान था। उसे मिशंस क्लियर होने की उम्मीद थी, लेकिन S+ क्लियर रिवॉर्ड्स एक एक्स्ट्रा बोनस थे। वो इतना अश्योर्ड महसूस कर रहा था कि उसने ये भी भूल गया था कि जॉन एक क्रेजी असैसिन है जिसने 3 लोग मारे थे। उसने जॉन को समन किया। उसने फिर से उसे 5 पॉइंट्स दिए। लगातार टॉप रेटिंग्स मिलने की वजह से जॉन का मैनिफेस्टेशन टाइम 1 घंटे बढ़ गया। ये देखकर जॉर्ज को लगा कि हाईएस्ट स्कोर देना वर्थ इट है। जॉन ने अपनी बाहों से एक बड़ा सा हार्ट बनाया और थैंक्स बोला। अब वो उसे 1 घंटा और सपोर्ट कर सकता था। वो ब्लैक टावर कोरिया में एंटर हुए। उसके लेवल के हिसाब से फिजिकल एबिलिटीज इन्हांस हो चुकी थी और ट्रेड और कॉम्बैट स्किल्स अवेलेबल हो गए थे। 10th फ्लोर के आसपास आते ही उसे ये सब क्लियरली महसूस होने लगा। ये टावर के अंदर फिजिकल एबिलिटीज के रिकैलिब्रेशन की वजह से था। उसके अंदर ताकत भर रही थी और नीचे पेट में कोई अजीब सी माना घूम रही थी। उसे लगा जैसे वो एक बेकाबू जंगली घोड़ा बन गया हो। खुद को ऐसा देखकर उसने कॉन्फिडेंस के साथ जॉन से कहा कि वो भी मदद करेगा। जॉन नहीं चाहता था। अगर उसे जरा सी भी खरोच आ जाती तो जॉन उसका सर जमीन पर पटक देता, लेकिन वो जिद करता रहा क्योंकि अब वो एक वाइल्ड हॉर्स था। जॉन उसे समझाता रहा कि उसकी हिम्मत बढ़ाना और तारीफ ही काफी है। वो बार बार कह रहा था कि वो भी साथ मिलकर फाइट करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर घुमाया, उसने एक बहुत बड़ी आंख देखी। वो एक बड़ा सा इंसेक्ट था। ये देखकर वो डर गया। उसे ये सोचकर ही हैरानी हो रही थी कि बाकी प्लेयर्स इसे कैसे मार पाते होंगे। उसके मुंह से निकल गया कि सिर्फ एक कीड़े को मारने के लिए 2 लोग भेजना इंसान की प्राइड को चोट पहुंचाता है। जॉन को समझ ही नहीं आया कि वो अचानक क्या बोल रहा है, और उसने क्लियर किया कि इसमें प्राइड को हर्ट होने जैसी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आज बोलता रहा कि इससे उसकी प्राइड बहुत हर्ट हो रही है। 10th फ्लोर के बॉस को इतना स्कैरी देखकर आखिरकार उसने जॉन को ही फाइट करने दिया। बड़ा सा प्रेइंग मैंटिस जॉन पर अटैक करता है। जॉन उछलकर उसके शरीर पर चढ़ जाता है। वो काफी सीरियस लग रहा था और अपनी तेज मूवमेंट्स के साथ उसके बॉडी को टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। इसी तरह उन्होंने 10th फ्लोर का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। रिवॉर्ड था 1 किलोग्राम मैजिक स्टोन्स। फिर से उसने S+ रैंक क्लियर अचीव किया और एक और प्लैटिनम बैज मिला। जॉन उसके पास आया और बताया कि मिशन कंप्लीट हो गया है। इससे उन्हें 11th फ्लोर का एक्सेस मिल गया। वो ब्लैक टावर से बाहर टेलीपोर्ट हो गए। अब जब उसे 1 किलोग्राम मैजिक स्टोन्स मिल चुके थे तो उसके पास टोटल 5.5 केजी हो गए थे। और जैसे ही उसे 5 प्लैटिनम बैजेस पर एक पर्क मिला था, वैसे ही 10 पर पहुंचते ही उसे एक और पर्क मिला। वो इसके लिए काफी एक्साइटेड था। उसका पर्क था किसी समन्ड एंटिटी के पास मौजूद एक स्किल को कॉपी करना। लिस्ट में ब्लेड एक्सप्लोजन, शॉक ब्रेक, वाइन एम्बिश, पॉइजन डैगर, शैडो स्टेप, डिसरप्शन, स्टेल्थ, इनविजिबिलिटी और पॉलीमॉर्फ थे। जॉन ने ये नोटिस किया और बिना किसी डाउट के सजेस्ट किया कि शैडो स्टेप लेना चाहिए। शुरू में जॉर्ज कंफ्यूज हो गया कि वो किस बारे में बोल रहा है। फिर जॉन ने क्लियर किया कि स्किल कॉपी के लिए उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसे शैडो स्टेप सीखना चाहिए। जॉर्ज ने वजह पूछी तो जॉन ने कहा कि यह भागने के लिए काफी कन्वीनियंट होता है। अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो जॉर्ज तेज और चुपचाप मूव कर पाएगा। जॉर्ज को बुरा लगा कि जॉन ने उसे भागने की सलाह दी। उसने सोचा कि क्या वो किसी ऐसे इंसान जैसा लगता है जो सिर्फ खुद बचने के लिए सब कुछ छोड़ दे। आखिरकार उसने शैडो स्टेप ही चूज किया। उसने माना कि फास्ट फुटवर्क कॉम्बैट में सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसे ये कहावत याद आई कि फुटवर्क ही फाइट की जान होती है। फिर उसने सोचा कि क्या ये रियल वर्ल्ड में भी काम करेगा, इसलिए उसने घर के बाहर ट्राई किया, लेकिन वो काम नहीं किया। वो इनकंसिस्टेंसी पर शिकायत करने लगा क्योंकि समनिंग तो काम कर गई थी लेकिन स्किल नहीं। अगले दिन टावर क्लाइंबिंग का 11th डे था। उसने अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉल सेंटर पर फोन किया। उसने रिपोर्ट किया कि वो अवेकेंड हो चुका है। उसे बधाई दी गई और बताया गया कि गवर्नमेंट स्टाफ उसे सपोर्ट देने के लिए उसके घर आएगा। वो अपना एड्रेस बताता उससे पहले ही उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं।
एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पर अवेकनर एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करके मैजिक स्टोन्स बेचने के बाद उसे काफी थकान महसूस हुई। ये उसकी 25 साल की जिंदगी का सबसे बहादुर डिसीजन था। इसी बीच अवेकनर एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ बाहर पहुंच चुके थे। डायरेक्टर ली ग्वांगिल के साथ गाड़ी में आए। ग्वांगिल ने कल डाइगो से कांटेक्ट करने वाले अवेकनर के बारे में पूछा। ली ने कहा कि उसे नहीं लगता कि वो S+ रिकॉर्ड का ओनर है। ग्वांगिल सोचने लगा कि क्या वाकई ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता भी है। ली ने बताया कि एक और अवेकनिंग रिक्वेस्ट आई है और पूछा कि क्या वो भी चलेंगे। ग्वांगिल ने हाँ कहा क्योंकि जब तक मौका है उन्हें पूरी जान लगा देनी चाहिए। अगर वो वही इंसान निकला जिसे वो ढूंढ रहे थे तो वो उसे एलीट टीम में लाना चाहता था, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने बेस्ट बेनिफिट्स क्यों न देने पड़ जाएं। इसी वक्त जुआज अपना घर साफ कर रहा था। अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ एक्सपेक्टेड टाइम पर आ गए। उसने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। टीम लीडर जैंग ग्वांगिल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और डेप्यूटी डायरेक्टर ली मिन का भी। उसने बताया कि वो भी एक प्लेयर है, इसलिए जुआज उसे बिना झिझक कुछ भी पूछ सकता है। एक औरत को देखकर जुआज और ज्यादा नर्वस हो गया। वो उसके बहुत पास आ गई जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और ली मिन ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही है। S+ जुलाई पैनिक करता है और बिना सोचे समझे शौक में चिल्लाता हुआ हाथ ऊपर उठा लेता है। फिर उसकी बात का मतलब उसे समझ आता है। उसे लगा शायद कोई ऐसा अवेकनर आइडेंटिफिकेशन मेथड होगा जिसके बारे में उसे पता नहीं है। उसने फिलहाल मना करने और नॉर्मल बिहेव करने का डिसाइड किया, लेकिन उसकी हरकतें उससे धोखा दे रही थीं। वो रोबोट की तरह अकड़ा हुआ था जब उसने कहा कि उसने इस बारे में सुना है, लेकिन वो इंसान नहीं है। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था झूठ बोलने वाले का, और ली मिन की नज़र से ये बच नहीं पाया। ग्वांगिल ने उसे टोका और कहा कि लोगों को ज्यादा प्रोब ना करे। ली मिन ने उसका हाथ डॉज कर दिया और कहा कि वो करेगी। ग्वांगिल ने जोआज से रूड होने के लिए माफी मांगी। जोआज ने सोचा कि शायद वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रही थी। तब एक क्यूट सा चिबी कैरेक्टर पॉपअप होता है। वो एक छोटा सा ब्लैक टावर होता है जिसके पंख होते हैं, हाथ में स्टार बॉन्ड होती है और वो प्लेफुल पोज में खुद को टबी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है, जो कोरिया ब्लैक टावर का मैस्कॉट है। फिर वो टावर के बारे में बताता है जो पिच ब्लैक और डरावना होता है, इतना बड़ा कि धरती की सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये 20 ईयर्स पहले एक ही रात में पूरी दुनिया में अपीयर हो गया था। हर कंट्री ने सोल्जर्स और साइंटिस्ट भेजे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा सका, जैसे कोई इनविजिबल बैरियर उसे ब्लॉक कर रहा हो। ये सवाल कि वो असल में क्या है तब जवाब मिला जब प्लेयर्स अपीयर हुए। टावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल गेम जैसा है, जहां प्लेयर्स फ्लोर बाय फ्लोर क्लाइंब करते हैं। टावर के बाहर प्लेयर्स बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसे होते हैं, लेकिन टावर के अंदर वो पावरफुल एबिलिटीज और स्किल्स यूज कर सकते हैं। टावर से मिलने वाले रिवॉर्ड से वो इक्विपमेंट अपग्रेड करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में भी काफी योगदान देते हैं। फिर सवाल उठता है कि अगर टावर क्लाइंब ना किया जाए तो क्या होता है। सिंपल है, अगर 6 मंथ्स के अंदर नए अपर फ्लोर्स अपडेट नहीं होते हैं तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है और आखिरकार टावर कोलैप्स हो जाता है। 3 ईयर्स पहले इंडिया के मुंबई शहर के साथ ऐसा ही हुआ था और वो गायब हो गया था। ये भी जाना जाता है कि हर कंट्री के पास 1 to 3 ब्लैक टावर्स होते हैं और कोरिया के पास एक है। वो गांगविन प्रोविंस के पहाड़ों के बीच गहराई में लोकेटेड है। प्लेयर्स की संख्या पॉपुलेशन का सिर्फ 0.01% से 0.02% के बीच में है, यानी लगभग 5000 से 10,000 लोग। ये संख्या ज्यादा नहीं है। फिर भी कोरिया के ब्लैक टावर की प्रोग्रेस काफी स्मूथ थी। 65th फ्लोर क्लियर हो चुका था, जो यूनाइटेड स्टेट्स के 66th फ्लोर के बाद दूसरा हाईएस्ट रिकॉर्ड था। इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी के पास प्लेयर्स जैसे हीरोज थे। जैसे कभी ह्यूमैनिटी ने नए कॉन्टिनेंट्स एक्सप्लोर किए थे, वैसे ही आज ह्यूमैनिटी ब्लैक टावर को समझ रही है और एक्सप्लोर कर रही है। और अवेकेंड इस युग की उम्मीद थे, इसलिए लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो ऑफिशियल प्लेयर के रूप में रजिस्टर करे और शायद हीरो भी बन जाए। यही ये मैंडेटरी व्यूइंग मटेरियल खत्म होता है। अब ग्वांगिल को कुछ वेरिफिकेशन करनी थी। उसने पूछा कि क्या वो सच में अवेकेंड है। जोआज ने हाँ कहा और बताया कि वो टावर में एंटर हुआ था और कुछ फ्लोर्स क्लियर भी किए हैं। मैजिक स्टोन्स दिखाए। फिर उससे पूछा गया कि वो कितने फ्लोर्स तक पहुंच गया है और उसने जवाब दिया 10। ग्वांगिल और मिन ने चुपचाप एक दूसरे को देखा, क्योंकि ये वही फ्लोर था जहां S+ ग्रेड रिकॉर्ड बना था। अब मिन को उस पर शक होने लगा। उसने पूछा कि क्या उसने रीसेंट इशू के बारे में सुना है, जिसे ग्लोबल नोटिस कहते हैं। जोआज ने नॉर्मल एक्ट करते हुए कहा कि उसने सुना तो है, लेकिन उसे नहीं पता वो कौन था। उसने ऐड किया कि वो जरूर कोई अमेजिंग प्लेयर होगा। उसकी स्टिफ एक्टिंग देखकर ग्वांगिल ने कहा कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि शायद ये कुछ ज्यादा ही नर्वसनेस है। उन्हें शक होने लगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पर आए। गवर्नमेंट प्लेयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करती है, पहला एलीट क्लाइंबिंग टीम और दूसरा जनरल क्लाइंबिंग टीम। जनरल टीम अपने शेड्यूल के हिसाब से प्लान करती है, बिल्कुल फ्रीलांसर जैसे। दूसरी तरफ एलीट टीम का गवर्नमेंट के अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी क्लोज रिलेशन होता है। हाई फ्लोर रेट्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन साथ ही बहुत सपोर्ट और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे टावर के बाहर पर्सनल प्रोटेक्शन, क्योंकि टावर के बाहर प्लेयर्स नॉर्मल लोग होते हैं। साथ ही एलीट टीम में होने पर बेसिक एनुअल सैलरी भी मिलती है। जॉर्ज ने इमेजिन किया कि अगर ये बात सामने आ जाती कि वो S+ रिकॉर्ड होल्डर है, तो मीडिया उसके पीछे पड़ जाती और हनामडोंग जैसे अमीर एरिया में रहने वाले एक लोनर होने पर सवाल करती। उसे ऐसी अटेंशन से तो मरना बेहतर लगता। ग्वांगिल ने बताया कि अगर वो एलीट टीम के लिए अप्लाई करता है तो उसे उनके दिए हुए बॉडी कैम से रेट फुटेज रिकॉर्ड करनी होगी। लेकिन उनके सरप्राइज के लिए जोआज एलीट टीम के लिए अप्लाई ही नहीं करना चाहता था। वो जनरल टीम से ही सेटिस्फाइड था। ग्वांगिल को समझ नहीं आया क्योंकि कंडीशंस बेटर थी।
जोआच ने कहा कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है और वो डरपोक है। एक रीजनेबल फ्लोर पर रुकना और रीजनेबल रिवॉर्ड्स लेना उसके लिए काफी है। ग्वांगिल ने उसे धीरे धीरे सोचने को कहा, लेकिन वो अपने डिसीजन पर पक्का था। मिन ने सांस छोड़ी, सोचते हुए कि ये भी एक और मिस निकला। बहुत से लोग एक पॉइंट पर रुककर सेफ फार्मिंग करते हैं, लेकिन टेस्ट के दौरान ऐसे सीधा कह देना पहली बार था। ऐसा कावर्ड एलीट टीम के लायक नहीं होता। अगर वो अप्लाई भी करता तो भी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एलीट टीम की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है चढ़ते रहने की इच्छा। उन्होंने उसके डिसीजन का सम्मान किया। फिर ग्वांगिल ने उससे टावर में एंटर करने को कहा, क्योंकि ये अवेकनिंग कंफर्म करने का फाइनल प्रोसेस था, और क्योंकि रोज का एक एंट्री वेस्ट हो जाता, उसने सजेस्ट किया कि वो अंदर जाकर थोड़ा क्लियर भी कर ले। जुएक को महसूस हुआ कि वो सटली प्रोब कर रहे हैं और ये कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वो एंड तक S++ तक पहुंचता है। उसने एग्री किया कि वो क्लियर करेगा, लेकिन उन्हें वार्न किया कि वो यूजुअली पूरा टाइम लिमिट यूज करता है, इसलिए लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। दोनों के लिए ये ठीक था, क्योंकि ये उनका काम ही था। मिन ने उसे एनकरेज किया कि वो आराम से करे और प्रेशर ना ले। उसने खुद को प्रिपेयर किया। जाने से पहले उसने उनसे कहा कि वो टीवी देखें और फ्रिज से ड्रिंक्स ले लें, क्योंकि उसे थोड़ा टाइम लग सकता है, और फिर वो चला गया। उसे गायब होते देखकर ग्वांगिल ने कंफर्म किया कि वो सच में अवेकेंड है। उसने मिन से पूछा कि वो क्या सोचती है। मिन ने कहा कि वो उसके टैलेंट पर कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक है। उसकी बातचीत और हरकतें बिल्कुल मीक थीं, इसलिए उसे लगता है कि वो 11th फ्लोर पर ही गिव अप कर देगा। ग्वांगिल ने वजह पूछी। मिन ने बताया कि वो खुद 11th फ्लोर एक्सपीरियंस कर चुकी है और वो फ्लोर प्लेयर के डर को टेस्ट करता है। ग्वांगिल ने पूछा कि क्या वो लॉन्ग टेल टनल सेंटिपीड था। वो मॉन्स्टर मुश्किल नहीं था, लेकिन प्लेयर को उसकी गंदी शक्ल के साथ 100 को मारना होता है, और मिन को लगा कि इतना डरपोक इंसान ये नहीं कर पाएगा। उसे पूरा यकीन था कि वो सेफ जोन में वापस आ जाएगा और मिशन अबैंडन कर देगा। ग्वांगिल जानता था कि उसकी प्रेडिक्शंस ने अब तक सब कुछ एक्यूरेट रहा था। उसने सोच लिया था कि इस बार भी कुछ नहीं निकला, इसलिए वो डायरेक्टर को कॉल करने वाला था। इसी बीच टावर के अंदर जुएक ने जॉन को समन किया। जॉन ने समन करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। 11th फ्लोर का मिशन था 3 घंटे के टाइम लिमिट के अंदर 100 लॉन्ग टेल्ड टनल सेंटिपीड्स को हराना। अभी करंट कंडीशन 0 आउट ऑफ 100 थी और डेथ या मिशन छोड़ने पर फेल माना जाता। जुएक को सेंटिपीड देखकर ही उल्टी सी आने लगती है, और यहां तो 100 थे। जॉन ने कहा कि वो इसे जल्दी निपटा देगा, लगभग 5 मिनट में, लेकिन जुएक चाहता था कि वो बिल्कुल धीरे शिकार करे। 1 घंटे से ज्यादा लगे ताकि S+ क्लियर रिकॉर्ड सेट ना हो। उसने बताया कि बाहर नजरें लगी हुई हैं, इसलिए वो टावर के अंदर ही समन डिसमिस भी करेगा। जॉन ने जवाब दिया कि वो उसका इरादा समझ गया है, सिर्फ एंट्री दिखाना ही काफी था। फिर भी वो क्लियर पर जोर दे रहा था। जुएक ने प्लान बनाया था कि अपना रिकॉर्ड बिगाड़ दे ताकि S+ रिकॉर्ड होल्डर के जाल से बच सके। जॉन ने सेंटिपीड्स मारना शुरू किया, लेकिन जुएक को लगा कि ये बहुत तेज हो रहा है, तो उसने इसे धीरे करने को कहा। शिकार की स्पीड काफी कम हो गई और उसे लगा कि इस पेस पर सब ठीक रहेगा। तब अचानक एक सेंटिपीड उसके पैर के पास से निकला और उसका बैलेंस बिगड़ गया। सेंटिपीड्स उस पर चढ़ने लगे तो उसे भागने के लिए स्किल यूज करनी पड़ी, लेकिन उसका शरीर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। जॉन ने ये देखा तो घबरा गया और तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और आसपास के सेंटिपीड्स साफ कर दिए। उसे गुस्सा आ गया कि उन्होंने समनर पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। जॉन एक साथ कई को मार रहा था, लेकिन जुएक ने नोटिस किया कि वो फिर से बहुत तेज हो रहा है। उसने उसे फिर धीरे करने को कहा। उसने ऑर्डर दिया कि जितना हो सके उतना स्लो चले, लेकिन जॉन ने मना कर दिया क्योंकि वो उसकी जान को प्रायोरिटी देता था। जुएक नहीं चाहता था कि वो इतनी मेहनत करे। तब अचानक सिस्टम ने नोटिफाई किया कि फ्लोर S+ रैंक के साथ क्लियर हो चुका है और एक प्लैटिनम बैज अवार्ड हुआ है। अब उन्हें 12th फ्लोर का एक्सेस मिल गया था। टावर से बाहर टेलीपोर्ट होते वक्त जुएक के चेहरे पर बिल्कुल फ्लैट अनइम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन था। सिर्फ 5 मिनट गुजर चुके थे। मिन को लगा था कि इतनी देर में वो गिव अप करके बाहर आ जाएगा, लेकिन उनके शौक के लिए नोटिस आ गया। उसमें लिखा था कि ब्लैक टावर कोरिया का 11th फ्लोर S+ ग्रेड के साथ क्लियर हो चुका है, और तभी जुएक सामने आ गया। सब लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ग्वांगिल ने मिन से पूछा कि क्या हो रहा है। उसने धीरे से कहा कि बिल्कुल उसी पल जब जुएक दिखा 11th फ्लोर का S+ ग्रेड पॉपअप हो गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। हमारा लड़का बहुत सीरियस लग रहा था। अचानक जुएक ने खुद से कहा कि वो इतनी दूर तक नहीं जाना चाहता था। अपने समन के पीछे खड़े होते हुए जुएक ने कहा, तुम दोनों को चुप कराना पड़ेगा। उसने जॉन को तुरंत उन दोनों को बांधने का ऑर्डर दिया, लेकिन जॉन ने उनके सर काट दिए। ये देखकर जुएक जोर से चिल्लाया। वो डर गया और पूछने लगा कि किसने सर काटने को कहा था। रिबन में लपेटे हुए सर जैसे उसे बुला रहे थे, और वो बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन थी। असल में वो सब शांत बैठे थे, और अचानक जुएक को ठंडे पसीने आने लगे। उसे समझ आया कि उसे बिना जाने ही डिल्यूजन हो गया था। उसने खुद को संभाला,
ग्वांगिल ने फिर से कहा कि एलीट टीम को उस जैसे टैलेंट की सख्त जरूरत है। जुएक ने जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान बनाई। वो पसीने से भीगा हुआ, क्लियरली नर्वस था, तेज तेज बोल रहा था और सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बताने की कोशिश कर रहा था। उसने सजेस्ट किया कि शायद किसी और प्लेयर के 11th फ्लोर क्लियर के साथ ओवरलैप हो गया हो। ग्वांगिल ने कहा कि टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। जुएक जिद करता रहा कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है और ये वो नहीं था। ग्वांगिल ने फिर पूछा कि क्या ये सच में वो नहीं था, और जुएक ने हाँ कहा। आखिरकार ग्वांगिल ने गिव अप कर दिया और बोला कि अवेकनिंग कंफर्म हो चुकी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा। लेकिन जुएक को शॉक लगा जब उसे एलीट कॉन्ट्रैक्ट मिला, जबकि उसने क्लियरली जनरल कॉन्ट्रैक्ट मांगा था। ग्वांगिल ने बताया कि ये नॉर्मल केसेस से बिल्कुल अलग डायमेंशन का कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंडस्ट्री का एक ही अल्ट्रा एलीट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें 12 बिलियन वॉन एनुअल सैलरी, रियल एस्टेट, VIP प्रोटोकॉल और फुल सिक्योरिटी शामिल है। इसके ऊपर इम्यूनिटी प्रिविलेज भी है। इस लेवल पर प्लेयर लगभग लॉ से ऊपर हो जाता। जुएक को लगा ये तो प्रैक्टिकली नोबेलिटी है। उसे बताया गया कि अभी ये बेनिफिट सिर्फ कोरिया के नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर यू चुलिन को मिलता है। ग्वांगिल ने कहा कि एक बार देख ले, इसमें नेशन के सारे पॉसिबल बेनिफिट्स शामिल हैं। लेकिन जुएक ने सीधा मना कर दिया। वो पक्का था कि अगर जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो वो प्लेयर ही नहीं बनेगा। ग्वांगिल ने पूछा कि वो इतनी सख्ती से मना क्यों कर रहा है। जुएक ने कहा कि उसे अटेंशन से नफरत है। अटेंशन बर्डन बन जाता है और बर्डन स्ट्रेस देता है जो दिल पर भारी पड़ता है। तब उन्हें समझ आया कि वो एक एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है और भले ही टावर क्लाइंबिंग फन हो, वो सिर्फ 11th फ्लोर पर है और फ्यूचर बहुत अनसर्टन है। ग्वांगिल को लगा कि फिलहाल पीछे हटना ही बेहतर होगा। उसने जनरल कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोसीड करने के लिए हाँ कर दी। जुएक जानता था कि अगर दूसरे लोग देखें तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कहेंगे कि वो एलीट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके बेनिफिट्स के साथ क्लाइंब क्यों नहीं कर रहा। लेकिन एलीट कॉन्ट्रैक्ट के साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। चाहे प्लेयर रुकना भी चाहे, वो नहीं रुक सकता, क्योंकि एलीट टीम सिर्फ उन अपर फ्लोर्स के लिए होती है जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, और वो ऐसा बोझ नहीं चाहता। बस इतना काफी था कि वो पहले से थोड़ी ज्यादा आराम से जी सके। सोल हनामडोंग अवेकनिंग मैनेजमेंट ब्यूरो में डायरेक्टर पार्क को इंटरिम रिपोर्ट से अलग इन्फॉर्मेशन मिली। ग्वांगिल ने बताया कि जुएक एक डरपोक प्लेयर है जिसमें क्लाइंब करने की विल ही नहीं है। डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि क्या ऐसा इंसान S+ रैंक अचीवर हो सकता है। ग्वांगिल ने हाँ कहा। डायरेक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसने माना कि जुएक की पर्सनैलिटी ही काफी अजीब है, इतनी ज्यादा टिमिड की रेयर लगती है। डायरेक्टर पार्क ने पूछा कि क्या उनसे गलत आदमी पकड़ा गया है, लेकिन मीना ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही थी। डायरेक्टर पार्क ने कहा कि एक्सेप्शनल टैलेंट के सामने टिमिड होना मैटर नहीं करता। वो चाहते थे कि किसी भी तरह उसे एलीट टीम में घसीट कर लाया जाए। ग्वांगिल ने इस टास्क को सीरियसली ले लिया। इसी बीच जुएक गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि वो पहले ही मना कर चुका था। वो जॉन को डांट रहा था। वो गुस्से का नाटक कर रहा था, लेकिन इससे वो थक रहा था। उसने वार्निंग दी कि अगर उसने एक बार और ऐसा किया तो कोई रहम नहीं होगा। वो ब्लैक टावर कोरिया के 12th फ्लोर में एंटर हुए। मिशन था 3 आवर्स के टाइम लिमिट के अंदर 20 आइस स्नो आइसिकल वीजल्स को हराना। जुएक ने जॉन को समन किया और याद दिलाया कि बिल्कुल धीरे रहना है। जॉन ने खुशी खुशी हाँ बोला तो जुएक को लगा कि इस बार वो उसे ट्रस्ट कर सकता है। अगर अब नॉर्मल तरीके से क्लियर करेगा तो मैनेजमेंट ब्यूरो का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जगह बहुत ज्यादा ठंडी थी। वो तैयारी करके आया था, फिर भी ठंड उसकी सोच से ज्यादा थी। वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन ने उसका रंग देखा। जॉन घबरा गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। जुएक ने कहा कि बर्दाश्त हो रहा है। तुरंत जॉन ने प्रॉमिस किया कि वो जल्दी खत्म करेगा और उसे किसी गर्म जगह ले जाएगा। जुएक कहने ही वाला था कि वो ठीक है और धीरे करना चाहिए, लेकिन जॉन पहले ही भाग चुका था। जॉन ने कहा कि अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो उसे सर्दी लग जाएगी, और सर्दी एक इनक्योरेबल डिजीज है, इसलिए उसकी जान खतरे में है। ये सोचकर उसने मॉन्स्टर्स को एक एक करके फुल स्पीड में मारना शुरू कर दिया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने 15 प्लैटिनम बैजेस कलेक्ट करने पर एक पर्क अर्न किया है। ये पर्क एक आइटम था जिसका नाम एनर्जी शील्ड किट था, जो टावर इन्वेंट्री में भेज दिया गया। MC ने तुरंत ब्रेसलेट पहन लिया। ये एनर्जी शील्ड किट यूजर को एक शील्ड देता है जो डैमेज अब्जॉर्ब करता है। जब ये एक सर्टेन अमाउंट अब्जॉर्ब कर लेता है तो गायब हो जाता है और 5 घंटे के बाद ही दोबारा यूज हो सकता है। इसकी इफेक्टिवनेस लेवल के साथ स्केल करती है। धीरे धीरे एक बैरियर उसके अराउंड बन गया। ये प्रैक्टिकली फुल सूट ऑफ आर्मर जैसा था, और क्योंकि इसमें टावर एक्सक्लूसिव मॉडिफायर नहीं था, इसका मतलब वो रियल वर्ल्ड में भी इस शील्ड को यूज कर सकता था। उसने सोचा ये कितने में बिकेगा। उसने अंदाजा लगाया कि लगभग 2 से 3 बिलियन वॉन तक का हो सकता है। एक पल के लिए उसने सोचा कि इसे तुरंत बेचकर टावर क्लाइंबिंग से रिटायर हो जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि और ऊपर जाने पर शायद और भी बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक्साइटेड होते हुए उसने जॉन से पूछा कि क्या वो 16th फ्लोर को तुरंत S+ रैंक के साथ क्लियर कर सकते हैं। जॉन ने कहा क्लियर पॉसिबल है,
लेकिन वॉर्न किया कि S+ रैंक गारंटी नहीं कर सकता। जुएक को यह जवाब एक्सपेक्टेड नहीं था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कुकीज कैजुअली खाते हुए जॉन ने पूछा कि क्या कुछ गलत है। जुएक फिर से ब्रेसलेट बेचने के बारे में सोचने लगा। इसी बीच डायरेक्टर पार्क टेंशन में आ गया क्योंकि काफी टाइम से S+ क्लियर्स के ग्लोबल अनाउंसमेंट्स बंद हो गए थे। मीना ने बताया कि 15 डेज हो चुके हैं। ग्वांगिल ने ऐड किया कि रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि प्लेयर अभी 15th फ्लोर पर ही अटका हुआ है। डायरेक्टर पार्क गुस्से से फट पड़ा। उसने कहा कि भगवान कितना क्रूअल है जो इतना जबरदस्त टैलेंट इतने डरपोक प्लेयर को दे दिया। ग्वांगिल ने माना कि 16th फ्लोर से डिफिकल्टी काफी बढ़ जाती है, लेकिन उसे नहीं लगता कि जुएक ने गिव अप कर दिया होगा। उसने थोड़ा और वेट करने को कहा। तभी उसे एक मैसेज मिला। वो जुआच का था। उसने लिखा था कि वो प्लेयर शॉप यूज करने के लिए अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। ये पढ़ते ही डायरेक्टर पार्क को समझ आ गया। प्लेयर 15th फ्लोर को फार्म कर रहा है ताकि नए आइटम्स के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। ग्वांगिल ने भी माना कि ये काफी पॉसिबल है। आखिर जब वो अवेकनिंग वेरीफाई करने आए थे तब जुआच बिल्कुल अनइक्विप्ड था। डायरेक्टर पार्क को लगा कि बिना सच जाने जुआच को क्रिटिसाइज करना उसकी गलती थी। उसने ऑर्डर दिया कि जब जुआच आए उसे गिव अवे प्राइस पर जो चाहे खरीदने दिया जाए। उसे 15 दिन पहले के अपने जजमेंट पर अफसोस हो रहा था। इसी वक्त जून का रंग उड़ गया और वो बहुत ज्यादा पसीना बहाने लगा। जुआच की रिक्वेस्ट सुनकर जुआच चाहता था कि जोन उसे अपने डैगर से चुभो दे। जोन को लगा जैसे उसे टॉर्चर किया जा रहा हो। उसने कहा कि अगर जुआच अनहैप्पी है तो उसे सीधा मार ही दे। जुआच ने समझाया कि वो बस चेक करना चाहता था कि एनर्जी शील्ड सही से काम करता है या नहीं। ऐसा नहीं था कि उसने जोन से उसे मारने को कहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जोन इतनी छोटी सी चुभन पर इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है। जोन ने जैसे सुना ही नहीं और जुआच और फ्रस्ट्रेट हो गया तो हमारे एमसी ने खुद ही कर दिया। उसने जोन का हाथ पकड़ा और डैगर अपने ही शरीर की तरफ कर दिया। जोन शॉक हो गया। जुआच से खून निकलने लगा। वो पैनिक कर गया जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने शील्ड एक्टिवेट ही नहीं किया। जोन भी तुरंत घबरा गया और कहने लगा कि उसकी कर्स्ड आर्म काट देनी चाहिए। खुशकिस्मती से हीलिंग इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। जोन ने भीख मांगी कि वो कभी दोबारा ऐसा ना करे। जियो ने हाँ कहा और जोन से कहा कि वो जाकर अपना काम खत्म करे। पल भर में जोन दौड़ पड़ा और उन ऊंचाई पेड़ों पर चढ़ रहे क्रीचर्स को काटने लगा। जुआच ने अंदाजा लगाया कि ये हंट ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने वेट करते हुए अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करने का फैसला किया। उसने शैडो स्टेप यूज किया और बिल्कुल बोलती बंद हो गई। वो इतनी तेज मूव हुआ कि उसका आफ्टर इमेज पीछे रह गया। अपनी स्पीड देखकर वो खुद शॉक में आ गया। अब उसे समझ आया कि ये फीलिंग कैसी होती है और ये भी क्लियर हो गया कि जोन उसे पहले ये स्किल क्यों सिखाना चाहता था। इसके साथ वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता था। भागने के लिए तो ये परफेक्ट था। तब अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। वो एक गॉब्लिन था। वो घिसक कर भागने की कोशिश कर रहा था। जुआच को समझ आया कि वो जोन से बचने के लिए छुपा हुआ था, लेकिन अब अचानक उस पर चार्ज कर दिया। जुआच ने तुरंत अपना शील्ड एक्टिवेट किया। किस्मत अच्छी थी कि वो टाइम पर ऑन हो गया और उसका हाथ कटने से बच गया। डर के मारे उसने गॉब्लिन को लात मारी। वो सीधा उड़ता हुआ जोन की तरफ चला गया। परफेक्ट पास की वजह से जोन ने उसे एक ही बार में काट दिया। जोन जुआच से फुटबॉल खेलने का मजाक उड़ाता उससे पहले ही वो जम सा गया। उसे रियलाइज हुआ कि जुआच खतरे में था और वो तुरंत उसके पास भागा। उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने जुआच का बॉडी चेक किया और एक के बाद एक सवाल पूछने लगा कि क्या उसने गॉब्लिन से फाइट की, कहीं चोट तो नहीं लगी। इतना ही नहीं, उसने उसकी बगलों को भी सूंघकर चेक किया। सब देखने के बाद उसे लगा कि जुआच अजीब तरीके से बिल्कुल ठीक है। उसने जुआच को लापरवाही के लिए डांटा और फिर से याद दिलाया कि उसे इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए। जुआच के कान लेक्चर से बज रहे थे, इसलिए उसने बस इतना कहा कि वो और केयरफुल रहेगा। 15 दिन तक 15वें फ्लोर को फार्म करने के बाद वो अपनी स्किल्स यूज करने में काफी कंफर्टेबल हो गया था। जो मैजिक स्टोन्स उसने कलेक्ट किए थे उनका टोटल वेट 22.5 kg था और उनकी वैल्यू लगभग 1,12,50,000 वॉन थी। ग्वांगिल ने उसका कॉल वापस किया और जुआच ने प्लेयर शॉप विजिट करने को कहा। ग्वांगिल ने कहा कि वो तुरंत उसके घर एस्कॉर्ट भेज देंगे। जुआच ने बोला कि वो खुद जा सकता है, लेकिन ग्वांगिल ने इंसिस्ट किया कि ये सभी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए स्टैंडर्ड बेनिफिट है। ये तय होने के बाद जुआच के पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक लग्जरी कार उसे लेने आई और उसे बाहर ले गई। जैसे ही वो बाहर उतरा, ग्वांगिल ने उसका स्वागत किया। उसने जुआच का वार्म वेलकम किया और जुआच को महसूस हुआ कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो अंदर गए और जुआच का बेसिक डेटा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। अब वो बिना पहले कॉल किए कभी भी शॉप विजिट कर सकता था। ग्वांगिल ने टूर देने की ऑफर की, लेकिन जुआच ने मना कर दिया। वो आराम से खुद देखना चाहता था। वो सीधा प्लेयर शॉप की तरफ गया।
फैसिलिटी काफी लग्जूरियस थी, लेकिन एक भी कस्टमर नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद आइटम्स बहुत महंगे होंगे। सबसे पहला काम था मैजिक स्टोन्स बेचना। टोटल अमाउंट 11 करोड़ 2.5 लाख रुपीस बनी, जो 3 दिन के अंदर उसके अकाउंट में आ जाएगी। उसने पूछा कि क्या वो शॉप में तुरंत पैसे यूज कर सकता है, और उसे परमिशन मिल गई। थकान महसूस करते हुए उसने डिसाइड किया कि जो चाहिए लेकर सीधा घर चला जाएगा। इसी बीच डायरेक्टर पार्क ने ग्वानगिल से पूछा कि क्या जुवॉच बिना प्रॉब्लम शॉपिंग कर पा रहा है। ग्वानगिल ने रिपोर्ट किया कि जुवॉच ब्राउज कर रहा है और बाकी प्लेयर्स को बता दिया गया है कि आज शॉप बंद है। डायरेक्टर ने फिर प्राइसिंग के बारे में पूछा। ग्वानगिल ने बताया कि उसने स्टाफ को हर चीज 90% डिस्काउंट पर बेचने का ऑर्डर दिया है। उसका मानना था कि चीजें बिल्कुल फ्री देना जुवॉच जैसे टिमिड इंसान के लिए बर्डन बन सकता है और वो मना कर देगा। डायरेक्टर पार्क ने कहा कि उसने अच्छा हैंडल किया। घर वापस आकर जुवॉच ने अपना एडमेंट मेस निकाला, जो 2 मिलियन रुपीस का पड़ा था, और उसने बेसिलिस्क लेदर वॉकर्स का एक पेयर खरीदा जो 3 मिलियन रुपीस का था। उसने सुना था कि स्टैंडर्ड आइटम्स की प्राइस आमतौर पर कम से कम 20 से 30 मिलियन रुपीस होती है। टीम लीडर ग्वानगिल खुद आकर मिला था, इसलिए उसे पता था कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। उसे लगा ये थोड़ा बर्डनसम है, लेकिन साथ ही वो वॉकर्स उसे बहुत पसंद आए, इसलिए उसके इमोशंस मिक्स थे। सिर्फ एक पैर वॉकर्स पर पूरी डिफेंस रिलाई कर पाना एनर्जी शील्ड की वजह से पॉसिबल था। ये एक ऑल इन वन आर्मर था जो बाकी सारे डिफेंसिव गियर स्लॉट्स को रिप्लेस करता था, और ये सिर्फ पर्क की वजह से मिला था। टावर क्लाइंब शुरू करते वक्त उसने खुद से वादा किया था कि वो ग्रीडी नहीं बनेगा, लेकिन ये पर्क बिल्कुल शैतान जैसा था। धीरे धीरे वो उसे ग्रीडी बना रहा था। अगली सुबह जोन को समन किया गया। उसने सल्यूट किया और पूछा कि क्या आज फिर 15th फ्लोर फार्म करेंगे, लेकिन जुवॉच ने कहा कि वो 16th फ्लोर जा रहे हैं। समन कूलडाउन रीसेट हो चुका था, अब वो एक और को समन कर सकता था। समनिंग शुरू हुई और जुवॉच ने दिल से दुआ की। एक बैंगनी रोशनी शेप लेने लगी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो जाएगी इसके लिए वो रेडी नहीं थे। उसका सर छत को छेदता हुआ निकल गया। जुवॉच डर के मारे जम्स आ गया। उसकी आंखें फैली हुई थीं, फोकस नहीं हो रहा था, पसीना बह रहा था, मुंह खुला हुआ था। डर और शौक एक साथ लग गए। उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि उसने कैसा मॉन्स्टर समन कर लिया। साथ ही साथ वो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रो रहा था। छत में दरार मतलब पैसा गया। धीरे धीरे समन के हाथ और पैर दिखने लगे। वो एक बहुत बड़ा आदमी था। जुवॉच समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इंसान है या मॉन्स्टर। जोन इरिटेट हो गया। उसने उसे लात मारी और बैठने को चिल्लाया। उसका पैर सीधा उसके चेहरे पर लगा। टाइटन को मारते हुए जोन बोलता रहा कि इस आदमी को क्यों ले आए। उसने कहा यह आदमी उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और वो चाहता है कि ये मर जाए। जुवॉच को लगा शायद दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो आदमी गुस्सा हो गया और बोला कि ये लाते उसे दर्द नहीं बल्कि गुदगुदी लग रही हैं। जोन ने उसे ज्यादा बोलने की हिम्मत दी। उसने धमकी दी कि वो उसका गला काट देगा और बाद में सुंदर सी रिबन बांध देगा। जुवॉच बीच में आ गया। एक टूटा हुआ सीलिंग ही काफी था, उसने डिमांड की। जोन तुरंत मान गया। जोन ने जुवॉच से कहा कि साइड हो जाए ताकि वो नए कंपेनियन से बात कर सके। जोन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कोई फायदा नहीं, ये बंदा उनकी दुनिया में फेमस है बल्कि इनफेमस, एक कंप्लीट इडियट के रूप में। उसने मजाक उड़ाया कि इसे शायद 3 लॉज भी नहीं पता होंगे। आदमी ने आर्ग्यू किया कि उसे अच्छी तरह से याद है, तो जोन ने उसे सुनाने को कहा। आदमी बोला आर्टिकल 1 समनर की एब्सोल्यूट ओबीडियंस है, आर्टिकल 2 अंडरस्टैंडिंग वैल्यू को प्रायोरिटी देने के बारे में है, और तीसरा उसे याद ही नहीं था। इससे जोन का पॉइंट प्रूव हो गया। उसने सजेस्ट किया कि इस आदमी को मार दिया जाए और 100 दिन के लिए अनसमनेबल बना दिया जाए। बेचारा आदमी ऐसे लग रहा था जैसे उसका दिमाग ओवरहीट हो रहा हो। जुवॉच को पता ही नहीं था कि ऐसी पनिशमेंट भी होती है। तब एक स्क्रीन अपीयर हुई। उस आदमी को ग्रेट प्लेन्स ट्राइब का डिम विटेड मीट शील्ड दिखाया गया। उसका नाम अननोन था, ग्रेट रेयर था। वो एक ह्यूमन सैवेज वॉरियर समन था जो 10 घंटे के लिए आ सकता था और कूल डाउन 3 आवर्स का था। फिलहाल उसकी कोई सैटिस्फैक्शन रेटिंग नहीं थी। जुवॉच डिसअपॉइंटेड हो गया। रेयर रैंक सबसे लोएस्ट है जो वो पुल कर सकता था। उसने सोचा 1 महीना वेट करे और फिर समन ट्राई करे। उसने आदमी से उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कहा वो भूल चुका है। जब पूछा गया कि उसे पता है वो कहाँ है, उसने मना कर दिया। टावर के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता था। जुवॉच फ्रस्ट्रेट होने लगा, इसलिए उसने डिटेल स्पेक्स चेक करने का फैसला किया। अचानक बिल्कुल जोन की तरह वो इस आदमी की मेमोरीज में खिंच गया। वो एक बड़े हरे मैदान में उतरा। उस वक्त ये सैवेज वॉरियर खुशी खुशी तितलियों के साथ खेल रहा था। ये ग्रेट प्लेन्स ट्राइब का वॉरियर था जिसका दिल बिल्कुल साफ था, जो सिर्फ नेचर में जीकर ही खुश हो जाता था। लेकिन उस इनोसेंस के नीचे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ टॉप टियर थी। जब जायंट प्लेन्स वुल्व्स गुस्से में उस पर झपटे, उसे लगा वो बस खेलना चाहते हैं। अनजाने में ही उसने उनकी हड्डियां तोड़ दी। वो बस बहुत ही डिम विटेड था। आखिरकार एक आदमी ने उसे ढूंढ लिया और कंफर्म किया कि अफवाहें सच थीं।
वो वाकई बहुत बड़ा था। उस आदमी ने अपना नाम आरस बताया और उसका नाम पूछा, लेकिन वॉरियर पहले ही भूल चुका था। आखिर में इस सैवेज वॉरियर को झूठे हीरो ने धोखा देकर उसे सुपर बीस्ट हाइड्रा के खिलाफ लिविंग शील्ड बनाकर भेज दिया। अपने मजबूत शरीर के साथ उसने हाइड्रा की सांस झेली और पलटकर लड़ता रहा। वो उसके सर एक एक करके तोड़ता रहा, बिना ये जाने कि उसकी अपनी स्किन पिघल रही है। उसका सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने साथियों को बचाना। आखिरकार लगातार एसिड अटैक्स ने उसे तोड़ दिया और वो पिघल कर मर गया। उसके साथी उसके इर्द गिर्द खड़े होकर आखिरी तक उसका मजाक बनाते रहे। अब जुवॉच को समझ आया कि उसे मीट शील्ड क्यों कहा जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए जब उसे समझ आया कि सब कुछ कितना जालिम था। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो थोड़ा सा बेवकूफ है। जुवॉच ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे वेलकम किया। उसने उसे साथ में टावर क्लाइंब करने का इन्विटेशन दिया। आदमी ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ बहुत बड़ा था। जुवॉच सिर्फ उसकी एक उंगली ही पकड़ पाया। फिर उसने उसे नाम देने की कोशिश की, योमन या गोबैंग। आदमी बोला उसे समझ नहीं आ रहा कौन सा चूज करे। जुवॉच ने कहा खुद चूज कर ले। जायंट ने गोबैंग चूज किया। जुवॉच ने गोबैंग से वादा किया कि वो उसे खुश रखेगा। उसने पूछा कि क्या गोबैंग उस पर भरोसा करता है। गोबैंग ने कहा हाँ, और वो जुवॉच जो बोलेगा वही करेगा। फिर एमसी ने जॉन से कहा कि अब वो तीनों कॉमरेड्स हैं और साथ चलना होगा। जॉन बहुत अनहैप्पी लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो पहले ही एक सिनिस्टर प्लान बना चुका था। उसने कहा गोबैंग एक रिलायबल मीट शील्ड बनेगा और वो उसे ट्रेन करके प्रॉपर फाइटर बना देगा। ये तय होने के बाद जुबाक ने कहा कि वो तीनों मिलकर 16th फ्लोर क्लाइंब करेंगे। गोबैंग जोर से बोला यस सर। जॉन ने लेट जवाब देने पर गोबैंग के पैर पर पैर मार दिया। गोबैंग ने तुरंत जॉन का टोन कॉपी किया, जो उसे और ज्यादा इरिटेट कर गया। अब पार्टी में एक डरपोक एवरेज प्लेयर, एक पागल असैसिन और एक बहुत ही डिम विटेड मीट शील्ड था। पेपर पर यह एक डिजास्टर जैसा लग रहा था। वो कुरिया ब्लैक टावर के 16th फ्लोर में एंटर हुए। उनके फिजिकल स्टैट्स करंट लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो गए और ट्रेड्स और कॉम्बैट स्किल्स अवेलेबल हो गए। जुवैक ने सोचा कि वो इस सिचुएशन का बेस्ट बनाएगा। 16th फ्लोर का मिशन था 5 घंटे के अंदर 30 गॉब्लिन स्काउट्स को एलिमिनेट करना। जॉन ने जुवैक को एनर्जी शील्ड एक्टिवेट करने को कहा और वॉर्न किया कि शैडो स्टेप यूज करने के लिए रेडी रहे। गॉब्लिन जहरीली सुजा फायर करते थे और कब एम्बुश हो जाए पता नहीं चलता। एक गॉब्लिन ने जुवैक को टारगेट किया। उसने पॉइजन नीडल फायर की, लेकिन जॉन ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। वो एम्बुश के अंदर थे। जुवैक डॉज करके एक पत्थर के पीछे छुप गया, जबकि जॉन आती हुई नीडल्स को ब्लॉक कर रहा था। इतनी ज्यादा नीडल्स चल रही थी कि जिस पत्थर के पीछे जुवैक छुपा था वो भी क्रैक होने लगा। उसके अंदाजे से वहां 50 से ज्यादा गॉब्लिन्स थे। उसने गोबैंग को आगे बढ़ने और उन्हें ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया। गोबैंग सीरियस हो गया। उसके कदमों से जमीन कांप उठी। वो उछलकर हवा में चला गया। अचानक गॉब्लिन्स भागने लगे तो जॉन कंफ्यूज हो गया। एक बहुत बड़ा शैडो उस पर छा गया, जिसकी वजह से उसे ऊपर देखना पड़ा। जब गोबैंग जमीन पर धमाके के साथ गिरा, इंपैक्ट चारों तरफ फैल गया और काफी गॉब्लिन्स ब्लास्ट में आ गए, यहां तक कि जॉन भी पीछे उछल गया। जुवैक ने यह देखा और सोचा कि इतने वेट और पावर के साथ ये फाइट ही नहीं लग रही। बचे हुए गॉब्लिन्स ने और पॉइजन नीडल्स फायर की, लेकिन वो गोबैंग को बस गुदी-गुदी ही कर पाई। ऑर्डर्स फॉलो करते हुए गोबैंग ने उन सबको खत्म कर दिया। जुवैक भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि गोबैंग सिर्फ रेयर रैंक का है। कॉम्बैट एबिलिटी के बेस पर देखा जाए तो वो एसएसआर के काफी करीब लगता था। जुवैक को लगा कि उसका लो रैंक शायद उसकी कम अकल की वजह से है। उसके बाद वो सब घर गए और फ्राइड चिकन खाया। गोबैंग को वो बहुत पसंद आया। जुवैक ने उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा जितना चाहे खा ले। जॉन ने उसे थप्पड़ मारा और कहा एक टाइम पे एक पीस खाए। जुवैक सोचने लगा कि क्या इन दोनों के बीच गेट अलॉन्ग करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे ही जॉन ने एक बाइट ली, उसका मुंह आग बन गया। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि चिकन इतना स्पाइसी होगा। जुवैक ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि एक असैसिन का मसाले से डरना कितना पैथेटिक है। तब अचानक गोबैंग बोला कि समनर एक अच्छा इंसान है। जुवैक बिल्कुल ऑफ गार्ड हो गया। जायंट ने समझाया कि क्योंकि जुवैक ने उसे चिकन खिलाया, जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाया। जुवैक शर्म से लाल हो गया। क्लियरली टच था। उसने कहा कि गोबैंग ने जो किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं, बल्कि वो खुद उस पर डिपेंड करता है। फिर से जॉन ने गोबैंग को मारा और करेक्ट किया कि किचन नहीं चिकन होता है। जुवैक चौंक गया कि हिट इतनी जोर की थी। उसने जॉन को डांटा कि जो इतनी खुशी से खा रहा हो उसे बुली मत करो। जॉन ने माफी मांगी और बोला गोबैंग को थोड़ी एजुकेशन की जरूरत है। अंदर ही अंदर वो इरिटेट हो रहा था क्योंकि गोबैंग उनकी नजर से बचकर चिकन इनहेल कर रहा था। अगले दिन वो कुरिया ब्लैक टावर के 17th फ्लोर पर गए। उनके फिजिकल स्टैट्स नए लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो गए और ट्रेड्स और कॉम्बैट स्किल्स फिर से अवेलेबल हो गए। अब जब जुवैक लेवल 17 पर पहुंच चुका था, उसे अपनी पावर उबलती हुई महसूस हो रही थी। उसे कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अंदर कोई वाइल्ड घोड़ा जाग रहा हो। वो फाइट में कूदने के लिए रेडी था,
लेकिन जॉन ने वार्न किया कि लोग लेवल 20 के आसपास पहुंचकर रेकलेस हो जाते हैं, इसलिए उसने फ्रंट लेने की जिम्मेदारी ली। गोबैंग ने भी कहा कि वो जुआक को प्रोटेक्ट करेगा और उसे पीछे रहकर जिंदा रहने को बोला। खुद को छोटा महसूस करते हुए जुआक बस मान गया। 16th फ्लोर का मिशन था 30 गॉब्लिन वॉरियर्स को हराना। पहले वॉक थ्रू वीडियोस देखकर भी वो इसके लिए रेडी नहीं था। सामने से देखना ओवरवेलमिंग था। गॉब्लिन बटालियन में कम से कम 90 वॉरियर्स थे और सिंपल मॉन्स्टर्स होने के बावजूद उनकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स काफी अच्छी थी। जो वॉक थ्रू उसने पढ़ी थी उसमें यूजुअल अप्रोच बताया गया था। जब गॉब्लिन वॉरियर यूनिट दिखे तो पहले सेफ जोन में रिट्रीट करो, वेट करो तब तक ग्रुप 3-3 के पेट्रोल्स में स्प्लिट ना हो जाए, अटेंशन खींचे बिना 3 को एक साथ ल्योर करके एलिमिनेट करो और ये प्रोसेस रिपीट करो जब तक मिशन कंप्लीट ना हो जाए। ये मेथड बहुत टाइम लेता है, लेकिन जुआक को इतनी स्लो प्लानिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। उसने गोबैंग को बुलाया और मूव करने को कहा। गोबैंग ने जोर से दहाड़ मारी और उसके बॉडी में पावर दौड़ गई। गोबैंग के साथ टीम में होते हुए जुआक को लगने लगा कि 20th फ्लोर बल्कि उससे आगे भी इजी होगा। उसने गोबैंग को ऑर्डर दिया कि सबको साफ कर दे और वो अगले पर्क का इंतजार करने लगा। ऑर्डर मिलते ही गोबैंग आगे बढ़ गया। गॉब्लिन जनरल ने कमांड दी, डिफेंसिव फॉर्मेशन। उन्होंने स्पीयर्स फेंके, लेकिन वो गोबैंग के मजबूत बॉडी पर बस हल्की सी स्क्रैच ही कर पाए। गोबैंग फॉर्मेशन के बीच घुस गया और गॉब्लिन्स को उड़ा दिया। वो सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरे। जुआक गोबैंग की परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गया। उसे पता था कि स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स तभी मैटर करती हैं जब दोनों साइड्स का लेवल लगभग सेम हो, लेकिन गोबैंग और गॉब्लिन्स को कंपेयर करना ऐसा था जैसे हजारों रेंटल बाइक्स को K2 ब्लैक पैंथर टैंक के सामने खड़ा करना। तब सिस्टम ने नोटिफाई किया, कुरिया ब्लैक टावर के 17th फ्लोर पर S+ क्लियर अचीव हो गया था। एक S+ प्लैटिनम बैज मिला। MC काफी इंप्रेस था। जॉन ने उसका रिएक्शन देखा और थोड़ा सरप्राइज्ड, थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी था। वो 18th फ्लोर पर गए जहां मिशन गॉब्लिन असैसिन्स को एलिमिनेट करना था। एक बार फिर जुआक ने गोबैंग को आगे चार्ज करने को कहा। गॉब्लिन असैसिन्स स्टेल्थ स्किल्स पर रिलाई करते थे। जब गोबैंग ने पास के पेड़ उठाकर बिना जाने ही उन्हें पकड़ लिया तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। गोबैंग ने भौं चढ़ाकर कहा कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। जुआक को तुरंत समझ आ गया कि ये फ्लोर उतना ईजी नहीं होगा जितना वो सोच रहा था। गोबैंग ने गॉब्लिन्स को बाहर आने को चिल्लाया। जॉन की हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने जुआक का मजाक उड़ाया और कहा कि वो काफी टाइम से उसके क्लूलेस मीट शील्ड स्ट्रैटेजी को देखकर परेशान था। अब उसकी आंखों को एक रियल स्ट्रैटेजी से साफ करने का टाइम आया है। गॉब्लिन्स की स्टेल्थ उसके सामने काम नहीं कर पाई। उसने शैडो स्टेप यूज किया। पल भर में वो उन्हें काट चुका था। किल काउंट बढ़ता जा रहा था। MC इंप्रेस था। ये उसी का प्लान था कि दोनों मिलकर काम करें। गोबैंग आने के बाद से जॉन एंग्शियस था क्योंकि उसका रोल कम हो गया था। उनके बीच कंपटीशन पैदा करना जानबूझकर किया गया था और वो परफेक्टली काम कर गया। उसने सब कुछ ऐसे सेट किया था कि वो खुद को पुश करे और ज्यादा बैजेस इकट्ठा करे। उसे पर्क्स के जरिए अपनी एबिलिटीज बूस्ट करनी थी और वो लगभग लेवल 18 पर पहुंच गया था। आखिरकार वाइल्ड स्टैलियन को छोड़ने का टाइम आ गया था। 18 फ्लोर में एंटर करने से पहले उसने सारी स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ी। गॉब्लिन असैसिन्स की स्टेल्थ लो लेवल थी। अगर फोकस रखा जाए तो उनकी मूवमेंट सेंस की जा सकती थी। डरने की कोई बात नहीं थी। उसने 15th फ्लोर फार्म करते हुए शैडो स्टेप को कई बार प्रैक्टिस किया था। वो एक स्टेल्थ गॉब्लिन असैसिन के पीछे स्लिप हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसका पैर मुड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया और गलती से उसने गॉब्लिन के सर में चाकू घुसा दिया। क्या लकी बंदा था। फिर भी वो मिशन काउंट में आता था। उसे रिलीफ मिला कि सब उसके प्लान के हिसाब से हो गया, लेकिन तभी एक और गॉब्लिन पीछे से आकर अटैक कर गया। उधर जॉन स्टेडीली गॉब्लिन्स को काट रहा था और काउंट 25 आउट ऑफ 30 तक पहुंच गया। उसने अगले का सर काट दिया। अब सिर्फ 3 बचे थे। गोब्लैंग ने चार्ज किया। वो हर डायरेक्शन में हाथ पैर मार रहा था। 3 गॉब्लिन्स उसके अटैक्स में आ गए। वो और मदद करने ही वाला था कि जॉन ने चिल्लाकर उसे रोका और कहा वो सिर्फ रास्ते में आ रहा है। तब जॉन ने नोटिस किया कि जुआक गायब है। उधर जुआक ने अपना शील्ड एक्टिवेट किया। उसने गॉब्लिन से थोड़ी दूरी बना ली। एक बार उसके सर पर पड़ा। अगर एनर्जी बैरियर ना होता तो वो जानलेवा होता। गॉब्लिन्स ने उसे घेर लिया। उसने कॉम्बैट स्टैंस ली। शायद एड्रेनलिन की वजह से गॉब्लिन्स की मूवमेंट उसे स्लो लगने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया स्लो हो गई हो। उसने एक एक करके उन्हें गिरा दिया। उसके बाद सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने कुरिया ब्लैक टावर के 18th फ्लोर पर S++ रैंक अचीव कर लिया था। एक S+ रिवॉर्ड और प्लैटिनम बैज मिला। जॉन तुरंत उसे ढूंढने लगा। जब उसने MC को पाया तो जुआक ने गर्व से कहा कि शायद फाइनल ब्लो उसी ने मारा था। जॉन राहत से घुटनों पर बैठ गया जब उसने देखा कि वो बिल्कुल ठीक है। उधर एडमिनिस्ट्रेशन में मिन ने ग्लोबल नोटिस देखा जिसमें 18th फ्लोर के S++ क्लियर का अनाउंसमेंट था। डायरेक्टर पार्क बहुत खुश हो गया। गुआंगिल ने कहा कि जुआक अनस्टॉपेबल है और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर डायरेक्टर पार्क की चलती तो वो तुरंत अनाउंस कर देता कि कोरिया के 18 कंसेक्यूटिव S++ क्लियर्स का रिकॉर्ड होल्डर यही है। गुआंगिल ने उसे वार्न किया कि ऐसी बातें मजाक में भी ना करे।
मिन ने ऐड किया कि उसकी आइडेंटिटी रिवील करना डेंजरस होगा। डायरेक्टर पार्क ने क्लियर किया कि वो बस उस पर प्राउड है। जूयाक अब एक स्पेशल प्लेयर बन चुका था, जिसे एलीट टीम से भी ज्यादा केयरफुल प्रोटेक्शन चाहिए थी। जल्दी ही न्यूज में रिपोर्ट आई कि कोरिया के ब्लैक टावर क्लाइंब में एक नई हवा चल पड़ी है। 20 दिन के ब्रेक के बाद अनप्रेसिडेंटेड 18 कंसेक्यूटिव S++ क्लियर्स हुए थे, जो टावर क्लाइंबिंग की हिस्ट्री ही बदल रहे थे। इस मिस्टीरियस प्लेयर का लेवल लगभग 19 एस्टिमेट किया गया। सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, पूरी कंट्री उस S++ प्लेयर की आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रही थी। जॉन ने टीवी बंद किया और गहरी सांस छोड़ी। जूयाक अनईजी महसूस कर रहा था। उसने जॉन से कहा साइंग बंद करे और सीधा बोले जो दिल में है। आखिर जॉन बोला, बहुत तेज हो रहा है सर। वो जूयाक के अपने टैलेंट को रियलाइज करने की स्पीड की बात कर रहा था। जूयाक कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं लगा कि उसमें कोई टैलेंट है, इसलिए उसने सोचा जॉन किसी और की बात कर रहा होगा। उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन जॉन के लिए ये मजाक नहीं था। एंड में जूयाक ने जो शैडो स्टेप यूज किया था वो फ्लॉलेस था, इतना क्लीन कि खुद जॉन के लिए भी कॉपी करना मुश्किल होता। यही बात उसे डेंजरस लग रही थी। उसने जूयाक से कहा कि वो सीरियस है। उसने वॉर्न किया कि जैसे जैसे जूयाक कॉम्बैट एंजॉय करने लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खतरा भी बढ़ेगा। अगर वो ब्रेव बन गया तो चीजें रिस्की हो जाएंगी। जॉन ने उसे शुरू की प्रॉमिस याद दिलाई, सेफ्टी फर्स्ट, सर्वाइवल सबसे ऊपर। जूयाक ने हाँ कहा। उसने बोला कि वो कोई रेकलेस काम नहीं करेगा और एक टाइम पर सिर्फ एक एनिमी पर फोकस करेगा। जॉन ने मान लिया, फिर भी उसके दिल से अनईजी फीलिंग नहीं जा रही थी। अंदर ही अंदर उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उनका समनर कोई बड़ा एक्सीडेंट करेगा। पीछे से सब देख रहा मैसिव समन्ड गॉबिन सिर्फ ग्रिन करता रहता है, असैसिन की इस वीकनेस पर बिल्कुल भी सिंपैथी दिखाए बिना। अपने दिमाग में ही गॉबिन उसका मजाक उड़ाता है। असैसिन बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा है। क्या अच्छे। टावर का साइकोलॉजिकल प्रेशर फाइनली एक्सप्लोड हो जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस की तरह एक हैवी ब्लो सीधा गॉबिन के फेस पर लैंड करता है। बोंग जा-हुक सरप्राइजिंग सैवेजरी के साथ चीखता है, मैं तुझे जिंदा उबाल दूंगा, सीधा बर्तन में। जॉन कैसेक तुरंत मौका पकड़ता है, हवा में उछलकर एक पावरफुल फ्लाइंग किक मारता है जो जायंट गॉबिन को सीधा पीछे धकेल देता है घर के अप्लायंसेस के बीच। बोंगजा अपनी मीगर रिसोर्सेज को बर्बाद होता देखता है जब फ्रिज गिर जाता है और ग्रोसरीज हर जगह बिखर जाती हैं। वो टोटल एगनी में चीखता है, मेरा फ्रिज। अपनी सेंचुरी को पूरी तरह से बर्बाद होता देख बोंगजा अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करता है। डेस्परेशन में चिल्लाता है, तुम दोनों बस करो, घर तोड़ना बंद करो और वापस जाओ। बोंगजा डिनर के रूइंस के बीच घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी सोल उसके सबसे प्रेशियस फूड आइटम के लॉस से टूट चुकी होती है। वो रोता है, अरे यार, कीमती किमची भी पूरी फ्लोर पर गिर गई। फिर धीरे से सिसकता है, मॉम ने दी थी। दिमाग में एक मेंटल टूम्बस्टोन उभरता है, RIP किमची। शहर के ऊपर सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है और बोंगजा विंडो से बाहर देखता है, समझ जाता है कि अब सैनिटी बचाने के लिए टैक्टिकल रिट्रीट जरूरी है। सोचता है, कल दिमाग क्लियर करने के लिए शायद पेरेंट्स के घर चला जाऊं। अगली सुबह बोंगजा उस पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है जहां उसका परिवार रहता है। उसके फुटस्टेप्स टावर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से एक टेम्पररी एस्केप जैसे लगते हैं। वो अपने बचपन के घर का दरवाजा खोलता है, थकी हुई स्माइल के साथ आवाज देता है, तुम्हारा बेटा आ गया टिल्डा। अंदर से लिविंग रूम से एक वार्म आवाज आती है। उसकी माँ कहती है, जोहाक आ गया, अंदर आ जाओ टिल्डा। बोंगजा अपने फादर को बेड पर लेटा हुआ देखता है और माँ को उनकी केयर करते हुए। उनके एजिंग बॉडीज की रियलिटी उसे जोर से हिट करती है। माँ उसे डांटती हैं, इतना दूर भी नहीं रहते हो, थोड़ा ज्यादा आया करो। और अंदर ही अंदर उदासी से सोचती हैं, कहीं मैं तेरा चेहरा भूल ना जाऊं। फादर बीच में बोलता है, बस करो, बिजी बच्चे को तंग मत करो। बोंगजा कंसर्न से पूछता है, हिप जॉइंट कैसा है। फादर मुश्किल से बैठने की कोशिश करता है जब माँ इंजरी की सीरियसनेस पर वार्निंग दे रही होती है। तुम्हें लगता है हड्डियां आसानी से ठीक हो जाती हैं, मैं आधा दिन लेटी रही। फादर कैजुअली बोल देता है, बस लेटे रहना। बोंगजा हिचकिचाते हुए फादर को संभालता है, थोड़ी देर के लिए ठीक है। फैमिली किचन की तरफ बढ़ती है। माँ खाने की कमांड संभाल लेती है, बैठो, मैंने स्टू बनाया है। बोंगजा रूम स्कैन करता है और पूछता है, भाई कहाँ है। माँ जवाब देती है, मिनुक टोफू लेने गया है, अभी आ जाएगा। टेबल पर स्पाइसी टोफू स्टू उबल रहा होता है, सिंपल पर टावर जीतने की कोशिश कर रहे एक विम्प के लिए जरूरी नरिशमेंट। खाने के दौरान माँ फाइनेंशियल टेंशन का टॉपिक छेड़ देती हैं। आजकल घर में सिचुएशन थोड़ी टाइट है ना। फादर उसे शील्ड करते हुए बोलता है, चिंता मत करो मॉम, फिर से काम ढूंढ लेंगी। फिर ऐड करता है, हाँ बस अपनी लाइफ अच्छे से जियो। बोंगजा चुपचाप चावल मुंह में डालते हुए अपने सीक्रेट करियर का बोझ महसूस करता है। फादर के वर्ड्स उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। फादर धीरे से कहता है, पैसे भेजने के बारे में ज्यादा मत सोचना। बोंगजा कॉशियस सोचता है, क्या थोड़ा टेस्ट करूं, और फिर बोल देता है, हाँ अगर ऐसे टाइम पर अवेकनिंग हो जाती तो अच्छा होता। माँ फ्रीज हो जाती हैं, इंस्टिंक्ट तुरंत अलर्ट हो जाता है। जोहाक कहीं तुम। बोंगजा अंदर ही अंदर पैनिक करता है, क्या मुझे थोड़ा सटल होना चाहिए था। टेंशन तुरंत मौकरी में बदल जाती है जब फादर और भाई जोर से हंस पड़ते हैं।
फादर मजाक उड़ाता है, ये मजाक था क्या? तुम टावर में बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाले बंदे को। फिर बोलता है, सुन, तेरा डैड वो टाइप का आदमी है जो मॉम से कॉकरोच पकड़ने को कहता है। मिनुक मन ही मन सोचता है, सबसे फनी जोक जो हयांग ने कभी मारा है, लॉल। बोंगजा बस चुप रह जाता है। माँ साएं करती है, इसमें प्राउड होने वाली बात नहीं है। माँ बात को फिर से नॉर्मल लाइफ पर ले आती है, जो बोंगजा की एंग्जाइटी फिर बढ़ा देती है। वैसे आज काम पर नहीं जाओगे? बोंगजा हयुक पसीना पोंछते हुए अटकता है। हाँ, आज मेरी छुट्टी है, अंदर ही अंदर सोचता है। एक्चुअली मैंने काफ़ी पहले सब छोड़ दिया। झूठ बिल्कुल क्लियर था और माँ तुरंत पकड़ लेती है। बेटा, जब तुम झूठ बोलते हो ना, चेहरा बता देता है। और सोचती हैं, कितना सस्पिशियस टिल्डा। बोंगजा डिफेंसिव हो जाता है। झूठ? क्या मतलब? मैंने इतनी बार झूठ भी नहीं बोला। माँ का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है और वो एक रेयर जेन्युइन सपोर्ट देती हैं। फिर भी मॉम अपने बेटे पर भरोसा करती हैं। ये शब्द बोंगजा के दिल पर भारी पड़ते हैं, मॉम। लेकिन भरोसे के साथ एक टेरिफाइंग कंडीशन भी आती है जो उसके सबसे गहरे डर को छेड़ देती है। माँ वार्निंग देती है, बस लोन शैक्स का यूज मत करना। बिल्कुल नहीं। बोंगजा कांप जाता है। पास्ट फेलियर्स की यादें लौट आती हैं। कर्ज और सर्वाइवल ट्रॉमा के डार्क इमेजेस उसके दिमाग में फ्लैश हो जाते हैं। बोंगजा दांत भींचकर सोचता है, वो याद जो मैं भूल चुका था। स्माइल फ्लैश मॉडर की खबर उसकी नज़र पड़ती है और वो सोचता है, थैंक टिल्डा। वो तुरंत हैवी कॉन्वर्जेशन डाइवर्ट करता है। वैसे मॉम के जॉब का क्या हुआ? माँ अपने फायरी स्पिरिट के साथ इंसिडेंट बताती है। एक रूड कस्टमर की वजह से मैं वाटर प्यूरिफायर फिक्स करने गई थी और उन्होंने रिसाइकलिंग और फूड वेस्ट भी क्लीन करने को बोल दिया। गुस्से से पूछती हैं, मैं चुपचाप देख सकती थी क्या? प्राउडली बोलती हैं, कस्टमर रेटिंग्स जाए भाड़ में। मैंने सुना दिया, बाद में निकाल दिया पर मैंने। बोंगजा बस बोल पाता है, आह। फादर हंसकर यादें ताज़ा करता है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? तुम्हारी मॉम को डेट के लिए पूछना। वो मानता है कि वो ऐसे ही औरत पर फिदा हो गया था। फैमिली हायरार्की एक फनी रियलिटी दिखाती है। रियल बीटा मेल का डेफिनेशन। चार्ट में फादर को रियल बीटा मेल लेबल किया जाता है और बोंगजा और मिनुक को बीटा मेल जूनियर 1 और 2 लेबल किया जाता है। बोंगजा हल्की सी स्माइल के साथ सब देखता है, अपना सीक्रेट स्टेटस छुपाकर। सोचता है, अभी सब परेशान होंगे, सिचुएशन थोड़ी सेटल हो जाए तब अवेकनिंग की बात करूंगा। सीन बाहर शिफ्ट होता है। बोंगजा निकलते वक्त अपने भाई को पैसों का पैकेट देता है। मिनुक पूछता है, ये पैसे क्यों? बोंगजा बोलता है, मॉम डैड का अलाउंस है, उन्हें दे देना और कहना ज्यादा काम मत करें। जैसे ही वो जाने लगता है, भाई उसे रोक लेता है। रुको हायान। बोंगजा पलट कर देखता है। मिन्युक एनवेलप पकड़े अटकता है। ये? बोंगजा सोचता है शायद वो इंडेटेड फील कर रहा है। कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, समझ गया पंक। मिन्युक ग्रिन करता है, सच में? फिर कैजुअली बोल देता है, मॉम का अलावेंस, डैड का अलावेंस, कुछ मिसिंग नहीं लग रहा। हंसते हुए कहता है, लगता है मेरा हिस्सा भूल गए हायांग। बोंगजा इरिटेट होता है। टेक्स्ट कंफर्म करता है, 5 लाख ट्रांसफर कंप्लीट। फालतू चीजों पर मत उड़ाना ब्रैट। आखिर में बोंगजा 16 नामोंग अवेकनिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़ा होता है। अंदर जाकर अपना गोल रीएनफोर्स करता है। फैमिली के लिए सर्वाइव करना है। सोचता है, मैं घर जाने वाला था पर यहां आ गया। और ऐड करता है, फैमिली को देखकर इसे सही तरीके से करने का ख्याल और स्ट्रांग हो गया। स्टाफ गाइडेंस देता है, प्लेयर शॉप आने से पहले मुझे कांटेक्ट कर लेना। बोंगजा प्रेशर महसूस करता है, ठीक ही तो होगा ना। डिफेंसिव प्लानिंग में वो रिंग को देखता है। एनर्जी बैरियर है पर फ्लोर्स के साथ मॉन्स्टर स्ट्रांग होंगे। डिसीजन लेता है, शील्ड लेना बेस्ट रहेगा। फीमेल स्टाफ बोलती है, 100 मिलियन वॉन। प्राइस सुनते ही बोंगजा चीखता है, 100 मिलियन? बजट दोबारा कैलकुलेट होता है प्रैक्टिकल सर्वाइवल के हिसाब से। बोंगजा सोचता है, ये मेरे लिए काफी हैवी भी है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी, इसलिए अगर यही एक ऑप्शन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे और कस्टमर्स आने लगते हैं, सोशल एंग्जाइटी बोंगजा की मेंटल स्टैमिना को धीरे धीरे ड्रेन करने लगती है। बोंगजा दिमाग में गाली देता है, साला कितना महंगा है, और ऊपर से फीमेल एम्प्लॉई, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाता। फिर सोचता है, और आज इतने लोग क्यों हैं? पिछली बार तो एक भी नहीं था। अंदर ही अंदर वो ऑलमोस्ट भीख मांगता है, इधर मत देखो प्लीज। फीमेल एम्प्लॉय उसकी सिचुएशन समझकर एक ज्यादा सूटेबल ऑप्शन सजेस्ट करती है, एक नया प्लेयर के लिए। वो कहती है, फिर ये आपके लिए ठीक रहेगा। ये अडामेंटियम और सिलोनियम एलॉय से बना राउंड हैंड शील्ड है। वो कामली फीचर्स एक्सप्लेन करती है। ये छोटा और हल्का है और चीप होने के बावजूद इसमें सेल्फ रिपेयर फंक्शन भी है। आप पहनकर देख सकते हो। शील्ड इक्विप करते ही बोंगजा के कॉन्फिडेंस में इंस्टेंट बूस्ट आ जाता है। बोंगजा के मुंह से निकलता है, ओह, और वो अपने करंट इक्विपमेंट के साथ मैच एनालाइज करता है। ये मुझे बहुत सूट करता है। मेज के साथ तो प्रॉपर सेट ही लग रहा है। मुझे काफी पसंद आया। परचेज फाइनल वेरिफिकेशन स्टेज में पहुंच जाता है। बोंगजा थोड़ा झिझकते हुए पूछता है, तो फिर कितना पड़ेगा? फीमेल एम्प्लॉय जवाब देती है, प्राइस 40 मिलियन वॉन है। क्या मैं पेमेंट में हेल्प कर दूं? बोंगजा तुरंत हाँ बोल देता है, हाँ मैं ये खरीद लूंगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम मैसेज डिक्लेयर करता है, पेमेंट कंप्लीट।
बोंगजा को रिलीफ महसूस होता है। वो सोचता है आखिरकार खरीद लिया। बोंगजा को लगता है कि ये इंटरैक्शन एक्चुअल टावर कॉम्बैट से भी ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। बोंगजा सोचता है ये ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टाफ मेंबर से बात करना गॉब्लिन से लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल हो। इमेजिनरी मरे हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर खड़े होने का सीन दिमाग में छोड़कर बोंगजा हेडक्वार्टर्स से निकलने के लिए मुड़ता है, बस इस सफोकेटिंग सोशल प्रेशर से भागना चाहता हुआ अपनी सैंक्चुरी में लौटने के लिए। बोंगजा सोचता है एनीवे, अब मैं घर जा सकता हूं। तभी एग्जिट के पास खड़ा एक कैरिज्मेटिक स्ट्रेंजर उसका रास्ता रोक लेता है। उसका फ्रेंडली एटीट्यूड बोंगजा के रिट्रीट को वहीं फ्रीज कर देता है। ची होसक कैजुअल स्माइल के साथ पूछता है, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ अवेकन हुए, राइट? बोंगजा शॉक में रुक जाता है, सिर्फ कंफ्यूजन भरी नजर से देखता है। ची होसक अपना हाथ आगे बढ़ाता है एक फ्रेंडली ग्रिन के साथ। चो होसक कहता है, हाँ, मैं भी एक प्लेयर हूं, नाइस टू मीट यू, मैं चो होसक हूं। बोंगजा हुक हैंडशेक एक्सेप्ट करता है, लेकिन इंटरैक्शन का सोशल वेट क्लियरली महसूस करता हुआ बोंगजा हुक थोड़ा अटकते हुए कहता है, हाँ, मैं बोंगजा हूं। बोंगजा अनकंफर्टेबल होकर सोचता है, ये क्या है, थोड़ा ज्यादा ही ओवरवेलमिंग। चो होसक हंसकर बोलता है, हा, तो आप मिस्टर जा निकले। मैं रोज शॉप आता हूं और आप पहले नहीं दिखे, इसलिए सोचा पहचान बना लूं। फिर पोलाइटली ऐड करता है, अगर रूड ना लगे तो पूछ सकता हूं, आप कौन सा फ्लोर क्लाइम कर रहे हो? मैं अभी 30s में हूं। बोंगजा जवाब देने से पहले रुकता है, मैं 10s में हूं। ची होसक अंदर ही अंदर नोट करता है, हाई लेवल। वो फिर से एक हेल्पफुल वेटरन हंटर का रोल प्ले करता है। ची होसक कहता है, हाँ, समझ गया, टिल्डर। अगर क्लियर करते वक्त कोई दिक्कत आए तो मुझसे कुछ भी पूछ लेना। बोंगजा उस आदमी को ऑब्जर्व करता है और सोचता है ये काफी इजी गोइंग और काइंड लगता है। वो अभी के लिए पोलाइटली ऑफर डिक्लाइन करता है। सीनियर प्लेयर की नजर के सामने बोंगजा कहता है, अभी तक कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया। चो होसक हंसता है, ओ ये तो अच्छी बात है, अगर कभी हेल्प चाहिए हो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। हा। बोंगजा उसे दूर जाते हुए देखता है और सोचता है ये काफी नेचुरल ही लगता है। चो होसक पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हाथ हिला के बाय बोलता है, फिर मिलते हैं। बोंगजा उस आदमी के सोशल स्टेटस से ऑलमोस्ट स्टन्ड रह जाता है। वो सोचता है इस लेवल की बोल्ड इंटरपर्सनल इन्फिल्ट्रेशन एबिलिटी, फैसिनेटिंग। फिर थोड़ा जेलस होकर सोचता है इस लेवल का बंदा गर्लफ्रेंड भी होगी ही, राइट? मुझे भी थोड़ी जलन हो रही है। सीन शिफ्ट होता है शहर के क्वाइट नाइट स्काईलाइन पर, डार्क रूफटॉप्स पर फोकस करते हुए, जहां बोंगजा अकेला रहता है। सर्वाइवल हैबिट के तौर पर बोंगजा अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। डिस्प्ले में लिखा होता है, नेम बोंगजा, एफिलिएशन ब्लैक टावर कोरिया, लेवल 19, ट्रेट समनिंग, साइमल्टेनियस समन्स 2, कैटलॉग जॉन कसाक और डलबेरियन मीटबॉल, ट्रेट स्किल्स डेजिग्नेटेड समन, रैंडम समन, अनसमन, जनरल स्किल्स एंटर टावर वंस अ डे, टावर एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री, कॉम्बैट स्किल्स, शैडो स्टेप। बोंगजा एक्साइटेड होकर सोचता है पूरा 19 लेवल, अब मैं 19th फ्लोर चैलेंज कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले बोंगजा हुक अपने अपार्टमेंट में खाने का कंटेनर लेकर बैठता है, अगला नेगोशिएशन प्लान करते हुए। वो सोचता है मुझे कसाक को कॉल करके एक अग्रीमेंट बनाना चाहिए, राइट? समनिंग सर्कल ब्लू एनर्जी के साथ एक्टिवेट होता है। सिस्टम मैसेज आता है, जॉन कसाक हैज बीन डेजिग्नेटेड समन्ड। जॉन कसाक अपीयर होता है और लॉयल्टी के साथ चिल्लाता है, रेटिंग के लिए धन्यवाद, यूहू। बोंग हुक अपनी नई डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट प्राउडली दिखाता है, मैं शील्ड लेकर आया हूं। जॉन कसाक तुरंत काउटाओ में झुक जाता है, जैसे इस जेस्चर से ओवरवेल्म हो गया हो। बोंगजा हंसकर कहता है, ये देख, तू तो एंजॉय कर रहा है, शील्ड भी। जॉन कसाक के पास आंसुओं के अलावा कोई रिएक्शन नहीं होता। वो स्केप्टिकल लुक के साथ पूछता है, क्या ये सब करना जरूरी था? बोंगजा कामली फीचर्स एक्सप्लेन करता है, मैं जितना हो सके सेफ्टी को प्रायोरिटी दूंगा। जॉन कसाक ग्रिम टोन में बोलता है, पिछले समनर ने भी यही कहा था। बोंगजा उसे रीअश्योर करता है, चिंता मत करो, प्रेफरेबली मुझे लगता है उस गंदे मीट बॉल को सैक्रिफाइस करना ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे बजाय। तभी जॉन कसाक किसी स्मेल को नोटिस करता है जो उसकी लॉयल्टी को डिस्टर्ब कर देती है। बोंगजा समझ जाता है, तो फिर क्लियरिंग स्टार्ट करें? जॉन कसाक नाक सिकोड़कर पूछता है, हाँ, ये स्मेल क्या है? बोंगजा ट्रूथ रिवील करता है, मैं तुम्हारे लिए किंग डम्पलिंग्स लाया हूं मिस्टर कसाक। हे थक। जॉन कसाक पूरी डिवोशन के साथ चिल्लाता है, लॉयल्टी। दोनों फ्लोर पर बैठकर खाना शेयर करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हुए। जॉन कसाक कहता है, सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरे जैसे को इतनी केयर करेगा। वो वाइड हैप्पी ग्रिन के साथ खाना शुरू करता है, मैं अच्छे से खाऊंगा। बोंगजा हुक उसे क्वेश्चन मार्क वाली नजर से देखता है। वो खुद भी एक डंपलिंग मुंह में ठूस लेता है जब जॉन कसाक अचानक डार्क टॉपिक छेड़ देता है, समनर बोंग, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम्हें पर्सनल गरज हो? बोंगजा हुक फुल माउथ में जवाब देता है, गरार बिल्कुल नहीं, ग्रज बिल्कुल नहीं। तभी मूड इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाता है। जॉन कसाक डोर के बाहर से थ्रेट महसूस करता है, बाहर कोई है, उसके पास ओवरफ्लोइंग किलिंग इंटेंट है। बोंगजा हुक की आंखें डर से फैल जाती हैं। किलिंग इंटेंट? अचानक डोर के पीछे से काम आवाज आती है, हेलो।
बोंगजा तुरंत प्रोटेक्टर को प्रायोरिटी देता है। अभी हाइड करो। जॉन कसाक रिप्लाई करता है, यप। बोंगजा अपनी नई टैक्टिकल डिफेंस एक्टिवेट करता है। सिस्टम विंडो एक्सप्लेन करता है, एनर्जी बैरियर इफेक्ट यूजर को डैमेज अब्सॉर्बिंग बैरियर से प्रोटेक्ट करता है। एक छोटा मेटालिक प्रोजेक्टाइल डोर के गैप से गिरता हुआ अंदर रोल होता है, एक क्लिंकिंग साउंड के साथ। बैंग जाहुक अंधेरे रूम के बीच उस ऑब्जेक्ट को रुकते हुए देखकर फ्लोर पर फ्रीज हो जाता है। डोर धीरे से खुलता है और एक सिलुएट अंदर आता है, हाथ में सप्रेसर लगा पिस्टल। चो हुसक मर्डरस ग्रिन के साथ नीचे देखकर कहता है, हाय देयर। बोंगजा फ्लोर से ऊपर देखता है, एब्सोल्यूट शॉक और टेरर में। वेपन देखकर उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स काम करना बंद कर देती हैं। बोंगजा का दिमाग चीखता है, ये तो वही बंदा है जो हंटर शॉप में था। चो हुसक डोर में खड़ा गन से उठती धुएं के साथ स्नियर करता है, सरप्राइज हुआ छोटे ब्रैट, तेरा पीछा करना काफी पेन इन द एस था। बोंगजा कांपते हुए बोलता है, मेरे साथ ही क्यों? फिर गिड़गिड़ाता है, ये गन है, पहले वेपन हटा लो प्लीज। चो हुसुक की आंखें गुस्से से भड़क उठती हैं। कौन बोला तुझे बोलने के लिए? मरना है क्या साले? वो पास आता है और ग्राउल करता है, अपना ब्रेसलेट उतार और इन्वेंट्री ओपन कर, वरना तेरा दिमाग छलनी बना दूंगा। कोल्ड साइलेंसर बोंगजा के फॉरहेड पर लगता है। बोंगजा डिस्पेयर में सोचता है, नहीं। गन को देखते हुए वो बेचैन हो जाता है, तू ऐसा कैसे पॉइंट कर सकता है मुझ पर? चो हुसक इम्पेशेंट हो जाता है, ये जाने बिना कि असल में शिकार वही बन चुका है। ये मजाक लग रहा है तुझे? उसके पीछे अंधेरे में जॉन कसाक का सिलुएट इमरता है, एक चमकती आंख और उठा हुआ डैगर। बोंगजा सामने आती हुई मौत को देखकर सोचता है, ये तो बेसिकली सुसाइड है। ट्रॉय हुसक गन सीधा बोंगजा पर तान देता है और अग्रेसिवली पूछता है कि क्या उसे ये मजाक लग रहा है। वो हंसता है, सोचता सिर्फ गन देखकर ही बंदा फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में होता है, इस बार भी सही शिकार चुना है। वो स्ट्राइक करने की तैयारी करता है, जैसे लूजर्स होते हैं, एक थप्पड़ में इन्वेंट्री खोल देते हैं। वो चिल्लाता है, जल्दी कर वरना यहीं पीट पीट कर मार डालूंगा। तभी एक हैवी मेटालिक पोल जोर से चो हुसक के सिर कर गिरता है। एक स्ट्रैंगल्ड आवाज निकलती है। जॉन कसाक इंट्रूडर के पीछे मटेरियलाइज होता है, तलवार निकली हुई। चो हुसक शॉक में गैस्प्स करता है, एक और भी था। किस्मत को गाली देता हुआ वो किचन फ्लोर पर मुंह के बल गिर जाता है। बोंगजा फ्लोर से ये सब देखकर डिसबिलीफ में रह जाता है। वो कंफ्यूज्ड आवाज निकालता है, सिचुएशन के सडन फ्लिप को प्रोसेस करते हुए। बोंगजा एक्साइटमेंट में अपने समन की तारीफ करता है, मिस्टर कसाक तुमने बहुत अच्छा किया। जॉन कसाक कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, पार्डन? बोंगजा रिलीफ के आंसू पोंछता है, तुमने उसे बिना मारे नॉकआउट कर दिया। वो एडमिट करता है, मुझे डर था तुम बिना सोचे समझे उसे मार डालोगे, पिछली बार की तरह, किसी थॉटलेस ट्रैशी थक की तरह। जॉन कासक नर्वस होकर हंसते हुए पूछता है कि क्या वो कभी ऐसा कुछ करेगा। बोंगजा बेहोश पड़े इंट्रूडर को नीचे देखता है। अचानक उसके पूरे शरीर में ठंडी पसीने की लहर दौड़ जाती है और वो कंक्लूड करता है कि ये बंदा एक आइटम ब्रोकर है। बोंगजा आइटम ब्रोकर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो टावर के बाहर सिविलियन बनकर प्लेयर्स को मार देते हैं और उनके आइटम्स चुरा लेते हैं। उसे याद आता है कि उसने पहले भी इनके बारे में सुना था। मैनेजर ली ने पहले एलीट टीम के बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए थे। उन्होंने कहा था कि टावर के बाहर पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि टावर के बाहर प्लेयर्स भी बिल्कुल सिविलियंस जैसे ही होते हैं। बोंगजा अभी अभी फेस किए गए इमीडिएट थ्रेट पर रिफ्लेक्ट करता है। वो रियलाइज करता है कि अगर उसके पास टावर के बाहर समन करने की एबिलिटी नहीं होती तो वो बिल्कुल हेल्पलेस होता और मर चुका होता। जॉन कैसक पूरी लगन से रस्सी बांध रहा होता है अपने नए मास्टरपीस की प्रिपरेशन के लिए, जबकि बोंगजा साइड में खड़े होकर देख रहा होता है। बोंगजा एक बार फिर रियलाइज करता है कि उसकी समनिंग स्किल सच में एक चीट कोड एबिलिटी है। जॉन कैसक ऑफर करता है कि वो इस आदमी को बाहर ले जाकर डिस्पोज कर दे। बोंगजा उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि आदमी को छोड़ दो और पुलिस को रिपोर्ट करो। जॉन कैसक इंसिस्ट करता है कि कोई जरूरत नहीं है और उसे काफी दूर ले जाने का ऑफर देता है। बोंगजा फर्मली कहता है कि रिपोर्ट करना ही सबसे इजी तरीका है। जॉन कैसक मजबूरी में मान जाता है। शॉप का बॉल्ड आदमी शॉक में रिएक्ट करता है। वो पूछता है कि क्या प्लेयर बोंग दोबारा शॉप पर आया था। जॉन ग्वांगिल अपने ऑफिस में रिपोर्ट रिसीव करता है। वो नोट करता है कि जायोक ने बिना बताए कुछ खरीदा और पूछता है कि क्या था। सबॉर्डिनेट बताता है कि जायोक ने एक स्मॉल बकलर खरीदा है। जियान ग्वांगिल जीभ चिढ़ाता है और सोचता है कि अगर जायोक ने एलीट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता तो वो उसे हेड टू टो गियर से सजा देता। जियान ग्वांगिल जायोक के पोटेंशियल ट्रेट्स एनालाइज करता है। वो सस्पेक्ट करता है कि जायोक मेले टाइप है क्योंकि उसने मेस और शील्ड खरीदी है। वो एक हेवीली आर्मर्ड वॉरियर का कॉन्सेप्ट डिस्प्ले देखता है और सोचता है कि अगर जायोक मेले टाइप है तो पूरा प्रोटेक्टिव सेट भी काफी नहीं होगा। जियान ग्वांगिल एक नया कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता है। वो रिजॉल्व करता है कि कोई बहाना बनाकर प्लेयर बोंग को फुल आर्मर सेट प्रोवाइड करेगा। तभी उसकी पॉकेट में फोन वाइब्रेट करता है।
वो माफी मांगता है और कहता है कि उसे एक कॉल लेना पड़ेगा। स्क्रीन पर पुलिस प्लेयर टास्क फोर्स का कॉल दिखता है। जियान ग्वांगिल कॉल पिक करता है और अपनी पहचान बताता है। रिपोर्ट सुनते ही वो अचानक शॉक में जोर से चिल्लाता है। रात के टाइम शेरर की सड़कों पर एक डाक कार तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है। टायर्स आसफाल्ट पर चीख रहे होते हैं। जियान ग्वांगिल एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीढ़ियां दौड़ता हुआ चढ़ता है। वो फ्रस्ट्रेशन में धीरे से गाली देता है। दांत भींचकर भागते हुए वो खुद को कोसता है कि शुरू से ही एलीट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए था। उसका दिमाग एक ही पैनिक थॉट से भरा होता है, अगर प्लेयर बॉन्ग को कुछ हो गया तो वो अपनी प्राइमरी मिशन में फेल हो गया। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और तुरंत ची होसॉक को जमीन पर गिरा देती है। ऑफिसर अनाउंस करता है कि वो होम इन्वेजन और एग्रेवेटेड रॉबरी के चार्ज में इमरजेंसी अरेस्ट में है। होसॉक दर्द में कराहने लगता है। वो डेस्परेट रेजिस्टेंस शुरू करता है, चिल्लाता है कि उसका सर दुख रहा है और पुलिस पर उसे मारने का इल्जाम लगाता है। नैरेटिव को ट्विस्ट करने की कोशिश में ची होसॉक पुलिस पर चिल्लाता है। वो क्लेम करता है कि वो इनोसेंट है और उसे दूसरे आदमी ने किडनैप किया था और वो विक्टिम है। बॉन्ग जाओक पैनिक में अटक अटक कर कहता है कि चो होसॉक ही घुसटन आया था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अभी के लिए होम ओनर को भी उनके साथ चलना पड़ेगा। बॉन्ग जाओक डर से कांप जाता है। वो डेस्परेट सोचता है कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो जेल जा रहा है। वो इमेजिन करता है कि कैसे वो प्रिजन में एक लूजर बन जाएगा। तभी एक जोरदार बैंग के साथ दरवाजा खुलता है। जियान ग्वांगिल अंदर घुसकर सबको रुकने का हुक्म देता है। बॉन्ग जाओक कंफ्यूजन में न्यूकमर को देखता है। वो धीरे से टीम लीडर जियान ग्वांगिल का नाम लेता है। चो होसॉक अचानक खुश हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि ये मैं हूं, चो होसॉक, और पूछता है कि क्या जियान ग्वांगिल उसे याद करते हैं। जियान ग्वांगिल भारी कदमों से रूम में आता है। चो होसॉक अपना केस प्लीड करते रहता है। वो पूछता है कि क्या जियान ग्वांगिल डिपार्टमेंट से आए हैं और क्लेम करता है कि उसने सच में उनकी जान बचाई थी। चो होसॉक उंगली से जायोक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसी आदमी ने उसे किडनैप किया और उसके आइटम्स चुराने की कोशिश की। जियान ग्वांगिल अचानक जोर का थप्पड़ मारता है। चो होसॉक हवा में घूमकर गिरता है। वो फ्लोर पर गिर जाता है, मुंह से खून और थूक उड़ते हुए। वो पूरी कंफ्यूजन में पूछता है कि जियान ग्वांगिल ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। जियान ग्वांगिल गुस्से में क्रिमिनल के ऊपर खड़ा होता है। वो चो होसॉक को सन ऑफ अ बी एस्टेरिक बोलता है। वो पूछता है कि उसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई और एक फेलो प्लेयर को मारने की कोशिश कैसे की। चो होसॉक फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो विक्टिम है। जियान ग्वांगिल ठंडे स्वर में डिक्लेयर करता है कि अभी से उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है। चो होसॉक आर्ग्यू करता है कि वो लेवल 34 है और पूछता है कि वो रॉबरी क्यों करेगा। जियान ग्वांगिल मारपीट जारी रखता है। चो होसॉक खांसने लगता है और रुकने की भीख मांगता है। बॉन्ग जाओक शौक में पूरा सीन देखता है। चो होसॉक हारा हुआ फ्लोर पर पड़ा होता है। उसे रियलाइज होता है कि जियान ग्वांगिल उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा। वो सोचता है कि ये कैसी बेकार सिचुएशन है। जियान ग्वांगिल गुस्से में हाथ मलता है। जियान ग्वांगिल ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि चो होसॉक को ले जाओ और बताओ कि NISB आ रही है, उन्हें हैंडेड ओवर कर देना। चो होसॉक का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है जब वो NIS का नाम सुनता है। उसे पता है कि प्लेयर रिलेटेड क्राइम्स में वो टॉर्चर से भी नहीं चूकते। चो होसॉक मर्सी के लिए सर जमीन पर पटकने लगता है और कहता है कि उसने चीजें ठीक से नहीं देखी थीं। जियान ग्वांगिल इस एक्सक्यूज को डम कहता है। वो पूछता है कि क्या चो होसॉक सोचता है कि वो पहला स्कमबैग है जो ऐसा करता है। वो उसे रिपीट ऑफेंडर बताता है और वाव करता है कि उसके सारे कांड बाहर निकालेगा। जियान ग्वांगिल प्योर डिस्गस्ट के साथ नीचे देखता है और कहता है कि जाकर लॉयर ढूंढ ले, वैसे भी तेरे जैसे के लिए कोई लॉयर खड़ा नहीं होगा। जियान ग्वांगिल ऑफिसर्स को प्लेयर अरेस्ट मैनुअल समझाता है। वो कहता है कि अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान प्लेयर टावर में भाग जाए और गायब हो जाए तो बस वेट करना, क्योंकि वो वापस वहीं रीअपीयर होगा। चो होसॉक डिस्पेयर में चीख उठता है। चो होसॉक गिड़गिड़ाकर वादा करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा और बीच बीच में बेकार की आवाजें निकालता रहता है। जियान ग्वांगिल डार्क ऑरा के साथ प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ता है। वो बॉन्ग जाओक से पूछता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी। बॉन्ग जाओक नर्वस होकर सोचता है कि इसका चेहरा बहुत स्कैरी है। वो हिचकिचाते हुए कहता है कि वो बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, बस इतना ही। जियान ग्वांगिल इंटेंस नजर से बॉन्ग जाओक को देखता है और उसे प्लेयर बॉन्ग कहकर एड्रेस करता है। जियान ग्वांगिल यंग समनर के सामने गहरा बो करता है। वो कहता है कि वो दिल से माफी मांगता है और वादा करता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगा। वो कहता है कि वो पूरी प्रेपरेशन करेगा। जियान ग्वांगिल सीरियस एक्सप्रेशन मेंटेन करता है और सोचता है कि अब एलीट कॉन्ट्रैक्ट को डिले नहीं किया जा सकता।
वो डिसाइड करता है कि हर हाल में प्लेयर बॉन्ग को प्रोटेक्ट करेगा। अगले दिन जॉन कैसक लॉयल्टी के साथ अपने मास्टर को ग्रीट करता है। वो पूछता है कि क्या कल कुछ हुआ था। बॉन्ग जाओक बालकनी में खड़ा होता है और क्रेडिट देता है कि कल पुलिस उस बंदे को ले गई ये जॉन कैसक की वजह से था। जॉन कैसक पूछता है कि क्या क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी मिल गई। बॉन्ग जाओक कहता है नो वे। जॉन कैसक पूछता है कि क्या जायोक डिटेंशन सेंटर का लोकेशन जानता है। बॉन्ग जाओक कहता है कि उसे नहीं पता और वॉर्न करता है कि पता करने की कोशिश भी मत करना। जॉन कैसक ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। एक ब्लू इंटरफेस पर सिस्टम मैसेज अपीयर होता है। वो अनाउंस करता है कि बारबेरियन मीट बॉल हैज बीन डिजिग्नेटेड समन्ड। एक मैसिव मस्कुलर आदमी ट्राइबल टैटूज और मोहॉक के साथ अपीयर होता है। ये है गोबांग, एक पावरफुल नया समन। वो आसपास के सितारों को देखता है और गिनना शुरू करता है और एक्साइटेड होकर बताता है कि टोटल 57 स्टार्स हैं और इतने ज्यादा स्टार्स वो पहली बार देख रहा है। बॉन्ग जाओक अपने मन में सोचता है कि कम से कम समन को गिनना तो आता है। बॉन्ग जाओक अपनी टीम को रैली करता है और जॉन कैसक और गोबांग से पूछता है कि क्या वो डिपार्चर के लिए तैयार हैं। सिस्टम उनकी ब्लैक टावर के 19th फ्लोर में एंट्री लॉक करता है। मिशन टैक्टिकल है, 30 गॉब्लिन शेमन्स को न्यूट्रलाइज करना। टारगेट फ्लोर पर गॉब्लिन शेमन्स होते हैं जो सिनिस्टर पर्पल ग्लो एमिट कर रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी लॉग्स बताते हैं कि इनका थ्रेट लेवल मिनिमल है और कोई हाई टियर अटैक मैजिक नहीं है। इनकी प्राइमरी सर्वाइवल टैक्टिक्स कर्सेस, बाइंड्स और वीक फायर एरोज पर बेस्ड हैं। नैरेशन एक्सप्लेन करता है कि कर्सेस थोड़े डेंजरस हो सकते हैं लेकिन ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। गोबांग सीधा गॉब्लिन शेमन्स के ग्रुप की तरफ चार्ज करता है। गॉब्लिन शेमन्स अपने कर्सेस चांट करते हैं और हवा डार्क एनर्जी से भर जाती है। डार्क वुड्स में इनकैंटेशंस गूंज उठती हैं। गोबांग एक गहरी सांस लेता है। मैजिकल इंटरफियरेंस के खिलाफ एक अनकन्वेंशनल काउंटर स्ट्रैटेजी के लिए तैयार होता है। वो एक दुनिया हिला देने वाली रोर छोड़ता है। साउंड वेव्स की शेयर फिजिकल फोर्स मैजिकल फॉर्मेशंस को तोड़ देती है और कर्सेस को उड़ा देती है। बॉन्ग जाओक ऑ में देखते हुए पूछता है कि क्या गोबांग ने सिर्फ आवाज से कर्स उड़ा दिया। वो मटर करता है कि यह कितना ब्रूट लाइक मेथड है। जॉन कैसक और गोबांग आगे बढ़कर बाकी एनिमीज को क्लियर करते हैं। मोशन लाइंस ब्लर होती हैं जब वो डिस्टेंस क्लोज करते हैं। जॉन कैसक नए समन को एड्रेस करता है। हे मीट बॉल, तैने पहले जो बोला था याद है ना, जल्दी से क्लियर करते हैं। गोबांग रिप्लाई करता है, याद है, सबको क्लियर कर दो। दोनों समन्स गोब्लिन रैंक्स में घुस जाते हैं। डस्ट और डिब्री एक्सप्लोड हो जाता है। हाई स्पीड कॉम्बैट में जॉन कैसक बैटलफील्ड में डांस करता है। वो एक ही फ्लूइड मोशन में मल्टीपल गॉब्लिन्स को स्लाइस कर देता है। खून और मैजिकल एनर्जी हवा में फैल जाती है। गोबांग एक मैसिव ब्लो देता है और कई गॉब्लिन्स उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से क्रश हो जाते हैं। दर्द भरी चीखें गूंज उठती हैं। बॉन्ग जाओक अपना मेस और शील्ड रेडी करता है। वो भी कंट्रीब्यूट करने के लिए डिटर्मिन्ड है। वो मटर करता है, तो फिर मैं भी। तभी एक सिस्टम विंडो अचानक बॉन्ग जाओक की एंट्री अटेम्प्ट को इंटरप्ट कर देता है। वो अनाउंस करता है, यू हैव सक्सीडेड इन द 19th फ्लोर मिशन। बॉन्ग जाओक स्टन्ड रह जाता है और पूछता है, व्हाट, ऑलरेडी? वो अपने हारे हुए दुश्मनों की धूल के बीच बिल्कुल शांत खड़े होते हैं जब बॉन्ग जाओक पीछे से ये सब देखता रहता है। जॉन कजाक मुड़कर एक वाइड सेल्फ सेटिस्फाइड ग्रिन के साथ पूछता है, ही कैसा लगा समनर, रिफ्रेशिंग राइट? बॉन्ग जाओक को अपने समन्स की स्ट्रैटेजी में कुछ और ही गहरा प्लान महसूस होता है। वो सोचता है, क्या इन्होंने जानबूझकर इतनी जल्दी खत्म किया ताकि मैं फाइट ही ना कर पाऊं? मुझे चूना लगा दिया। सिस्टम नोटिफिकेशंस एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कंफर्म कर देते हैं। नोटिस, यू हैव अचीव्ड क्लियर रैंक S+4, ब्लैक टावर कोरिया 19th फ्लोर S+ क्लियर रिवॉर्ड, अ प्लैटिनम बैज हैज बीन अवॉर्डेड। सीन ट्रांजिशन होता है। अगले दिन नोटिफिकेशन आता है, ब्लैक टावर कोरिया 20th फ्लोर एंटर किया जा रहा है। चैलेंज लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नरेशन नए माइलस्टोन को इंट्रोड्यूस करता है। लंबे टाइम से अवेटेड 20th फ्लोर, जिसे टैलेंट इवैल्यूएटर भी कहा जाता है और जिसका डिफिकल्टी रेटिंग हैवी और अट्रोशियस है। टीम एक डार्क घने जंगल में एंटर करती है। जॉन कजाक आने वाले खतरे के बारे में वार्न करता है, यहाँ बहुत ज्यादा डेंजरस है सर। हर टाइप का गॉब्लिन यही मिलता है। स्काउट्स जो पॉइजन नेल्स शूट करते हैं, मास्क्ड टैक्टिकल वंस, स्टेल्थ असैसिन्स जो कहीं से भी अपीयर हो जाते हैं, शामन्स जो कर्सेस कास्ट करते हैं और ह्यूज हॉब गॉब्लिन्स। नीचे से एक छोटा जूक डर के मारे रिएक्ट करता है और चिल्लाता है कि ये बहुत स्कैरी है। जॉन कजाक प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता है, अगर मैं आप होता तो मैं सेफ जगह पर वेट करता। गोबंग ये एग्री करता है, राइट समनर, तुम कुछ मत करो, मैं सबको मार दूंगा। बॉन्ग जाओक ऑकवर्ड साइलेंस में रह जाता है। 20th फ्लोर के मिशन डिटेल्स स्क्रीन पर अपीयर होते हैं। मिशन
100 गॉब्लिन्स ऑफ एनी टाइप और एक हॉब गॉब्लिन को डिफीट करना। टाइम लिमिट 10 घंटे के अंदर। कंप्लीशन और फेलियर कंडीशंस क्लियरली दिख जाती हैं। कंप्लीशन के लिए 100 गॉब्लिन्स और एक हॉब गॉब्लिन, और फेलियर के लिए डेथ या मिशन अबैंडनमेंट। जॉन कजाक अपनी ब्लेड निकालकर दांत दिखाता हुआ चिल्लाता है, ओके गुड। बॉन्ग जाउग महसूस करता है कि उसका एवोल्यूशन उसके समन्स की ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर की वजह से रुक रहा है। वो सोचता है कि ये फिर से उसका पाथ ब्लॉक कर रहे हैं और उसे बाहर ही छोड़कर खुद लड़ रहे हैं। जॉन कजाक ओपनिंग अटैक कोऑर्डिनेट करता है। मीट बॉल, पहले एग्रो ड्रॉ करो, मैं उस ओपनिंग में मूव करूंगा। गोबंग कंप्लाई करता है और चिल्लाता है कि वो सारा एग्रो खींच रहा है जब वो आगे चार्ज करता है। गॉब्लिन्स कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक के लिए अपनी रैंक्स मोबिलाइज करते हैं। शामन्स अपने स्टेव्स उठाकर ऊपर से डार्क मैजिक चैनल करते हैं। आर्चर्स नीचे एरोज की वॉली प्रिपेयर करते हैं और गॉब्लिन वॉरियर्स और स्टेल्थ असैसिन्स का मिक्स्ड ग्रुप तेजी से डिस्टेंस क्लोज करता है। समन्स थ्रेट इंटरसेप्ट करने के लिए मूव करते हैं, लेकिन आते हुए होड को देखकर बॉन्ग जाउग के अंदर एक नया, ज्यादा अग्रेसिव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर होता है। बॉन्ग जाउग अब पैसिव रहने से मना कर देता है। वो अंदर ही अंदर डेस्परेट होकर सोचता है कि क्या उसे बस बैठकर देखना चाहिए। जॉन कजाक कंफ्यूज्ड हाँ निकालता है जब वो अपने मास्टर की सडन मूवमेंट सेंस करता है। बॉन्ग जाउग एक एनर्जी के बर्स्ट के साथ खुद को आगे प्रोपेल करता है। ब्लू लाइट की ट्रेल उसके जंप के साथ दिखती है जब वो फ्रंट लाइन क्रॉस करके कॉम्बैट जोन में घुस जाता है। वो गोबंग के मैसिव शोल्डर्स को एक ही बाउंड में क्लियर कर लेता है और सीधा 20th फ्लोर के डेंजरस टेरिटरी में डाइव करता है। बॉन्ग जाउग बारबेरियन मीट बॉल को चिल्लाता है कि वो आगे जा रहा है। गोबंग पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और सिर्फ एक शॉक्ड साइलेंट क्वेश्चन मार्क के साथ रिएक्ट करता है। गॉब्लिन्स हवा में टारगेट पर स्पीयर्स और एरोज की बराज छोड़ देते हैं। बॉन्ग जाउग प्रोजेक्टाइल्स को इग्नोर करता है और मेस और शील्ड रेडी करके सीधा एनिमी रैंक्स में घुस जाता है। बॉन्ग जाउग डिटर्मिन नजर के साथ अपना स्ट्राइक लैंड करता है। जॉन कजाक शॉक में रियलाइज करता है कि लड़के ने सच में कर दिखाया। वो नर्वस हंसी के साथ सोचता है कि ये बंदा सच में आगे घुस गया। जॉन कजाक पूरे टेरर में आ जाता है जब वो इस रेकलेस मूव को देखता है। वो समनर बॉन्ग के लिए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है और एक फाइनल नो निकालता है जब उसका मास्टर अट्रूशियस डिफिकल्टी वाले टैलेंट इवैल्यूएटर में अकेला चार्ज करता है। बॉन्ग जाउग अपनी ओरिजिन्स पर रिफ्लेक्ट करता है, डेस्परेटली सोचते हुए, बचपन से ही मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्टेड रही है। एक बुली उसका टॉय छीनकर चिल्लाता है, मैं इससे खेलूंगा। छोटा बॉन्ग जाउग सिर्फ एक वीक सा आह बोल पाता है जब दूसरा बच्चा हंस रहा होता है। टोटल कॉन्फ्रंटेशन फेलियर, कंप्लीट स्ट्रैटेजी लॉस। टाइम के साथ सिचुएशन और बिगड़ती जाती है। एलिमेंट्री स्कूल में पॉवर्टी प्रॉब्लम बन जाती है। बैकपैक पर नोट लगा होता है, रेंट बेगर लिखा हुआ। आइसोलेशन परमानेंट बन जाता है। मिडिल स्कूल में भी वो लोनर ही रहता है। क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। हाई स्कूल तक भी कुछ नहीं बदलता। वो अकेला लंच करता है, पूरा सोशल आउटकास्ट, सोशल इंटरैक्शन एफिशिएंसी 0। प्रेजेंट में वापस आकर बॉन्ग जाउग अपने पास्ट सेल्फ से हॉन्टेड होकर ऊपर देखता है। वो इंटेंसली सोचता है, मैं चेंज करने की कोशिश ही नहीं करता था और आज मैं टावर मॉन्स्टर से लड़ रहा हूं। मैं जो डिलिंक्वेंट से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाता था। ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन उसकी लॉजिक में एक फंडामेंटल शिफ्ट आ चुका था। सर्वाइवल के लिए एनिमी का क्लासिफिकेशन बदलना जरूरी था। बॉन्ग जाउग अपने कॉम्बैट प्रोटोकॉल्स रिकैलिब्रेट करता है। वो एनालिटिकल सोचता है, मॉन्स्टर्स इंसान नहीं हैं। यहाँ रिलेशनशिप से आने वाला डर नहीं है, ये सिर्फ गेम क्वेस्ट मॉब्स जैसे हैं। फियर को स्ट्रैटेजी ओवरराइड कर रही है। उसका माइंडसेट कंप्लीट हो चुका था। बॉन्ग जाउग डिटर्मिन्ड होकर सोचता है, मुझे बस इन्हें क्रश करना है और रिवॉर्ड लेना है। विम्प अब टैक्टिशियन बन रहा था। अपने मास्टर को एंगेज होते देखकर जॉन कजाक पैनिक में समनर बॉन्ग के लिए चिल्लाता है। उसे लगता है बॉन्ग जाउग रेकलेस हो रहा है। गॉब्लिन होड स्पीयर्स आगे करके चीखता हुआ चार्ज करता है। थ्रेट लेवल क्रिटिकल हो चुका था। बॉन्ग जाउग एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है। उसका बॉडी ब्लर होता है जब वो हाई स्पीड इवेजिव मनूवर एग्जीक्यूट करता है। अब वो लड़का नहीं रहा जो अपने टॉयज छीन जाने देता था। मिलीमीटर प्रिसिजन के साथ वो स्पीयर थ्रस्ट्स डॉज करता हुआ हवा में स्पिन करता है। टोटल अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रही थी। बॉन्ग जाउग पल भर में डिस्टेंस क्लोज करता है, फोकस्ड आंखों के साथ लीड गॉब्लिन को टारगेट करता है। स्पीड उसका प्राइमरी एसेट बन चुका था। इम्पैक्ट, बॉन्ग जाउग ओवरवेलमिंग मोमेंटम के साथ क्रीचर से टकराता है। गॉब्लिन के मुंह से स्ट्रैंगल्ड क्योक निकलता है। स्ट्रैटेजी और एक्शन, हार्ड हिट, फास्ट हिट। वो बैटल फील्ड पर एक घोस्ट बन जाता है। ब्लू एनर्जी ट्रेल्स उसका पाथ मार्क करती हैं। एक के बाद एक गॉब्लिन्स गिरते चले जाते हैं। बॉन्ग जाउग एक नॉर्मल लो लेवल समनर की लिमिट से काफी आगे निकल चुका था। जॉन कजाक डिसबिलीफ में देखता है, पसीना बहते में सोचता है, इस लेवल पर शैडो वॉकर यूज कर रहा है। मास्टर का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल था। तभी ऊपर से प्रोजेक्टाइल्स की वॉली गिरती है। जॉन कजाक वार्निंग चिल्लाता है, समनर बॉन्ग वॉच आउट।
बोंगजाओक इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है, शील्ड उठाता है और चिल्लाता है। वो प्रोजेक्टाइल्स उसके एनर्जी बैरियर से टकराकर हार्मलेसली बाउंस हो जाते हैं। हिज स्ट्रैटेजी ने लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को पहले ही अकाउंट कर लिया था। हाँपते हुए बोंगजाओक रियलाइज करता है कि वो कितना क्लोज था डिजास्टर से। वो सोचता है, अगर एनर्जी बैरियर नहीं होता तो मैं अब तक पिन कुशन बन चुका होता। एनर्जी बैरियर ने उसकी जान बचाई थी। एड्रेनलिन उसके सिस्टम में फ्लड हो जाता है। वो सोचता है, सच में डरावना है, क्या मैं ज्यादा कैरीड अवे हो गया? साइकोलॉजिकल वेट वापस आ रहा था। तभी बैटलफील्ड एक पल में शिफ्ट होता है। जॉन कज़ाक क्लिफ से नीचे गिर जाता है। उसका कंपोजर टूट जाता है और वो टेरर में चिल्लाता है, उआ, हेल, मी। स्ट्रैटेजी का वैंगार्ड अचानक फॉलिंग कैजुअल्टी बन जाता है। ओरिजिनल प्लान क्लियर था। बोंगजाओक ने ऑर्डर दिया था, पहले क्लिफ की तरफ मूव करो, और जॉन कज़ाक एक्साइटेड होकर कहा था, यस। अब वही कॉन्फिडेंस डेस्परेट फॉल में बदल चुका था। फॉर्मेशन कोलैप्स हो चुकी थी। स्ट्रैटेजी लॉग सस्पेंडेड, क्राइसिस डिटेक्टेड। गोबंग दहाड़ता है, समनर मस्ट प्रोटेक्ट, और अपनी मैसिव चेस्ट पीट कर एनिमी एडवांस इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसका प्राइमरी डायरेक्टिव सिर्फ अपने मास्टर की सेफ्टी था। बोंगजाओक अपनी स्पीड मेंटेन करने में स्ट्रगल करता है। सांस टूट रही होती है और वो डेस्परेट सोचता है, स्टैमिना खत्म हो रही है। रैपिड एग्जीक्यूशन का टोल उसके फिजिकल रिजर्व्स पर पड़ चुका था। तभी बोंगजाओक अचानक फ्रीज हो जाता है। आंखें फैल जाती हैं जब वो बैटलफील्ड एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट सेंस करता है। अब टैक्टिकल ओवरसाइट सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इंपोजिंग रॉक फेस के सामने खड़े होकर वो एंशियसली पूछता है, हम आ गए क्या? वो हाइट्स स्कैन करता है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वाली जगह ढूंढते हुए। फ्रस्ट्रेशन उबल पड़ती है जब कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता, और वो इरिटेबली सोचता है, पर यहां तो कुछ भी नहीं है। मिशन ऑब्जेक्टिव इल्यूसिव हो रहा था। स्पीयर्स आगे करके गॉब्लिन्स का स्वॉर्म चार्ज करता है और बोंगजाओक का पैनिक पीक पर पहुंच जाता है। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? उसका कंपोजर टूटने लगता है। जैसे ही गॉब्लिन ब्लेड्स उसके गले की तरफ बढ़ते हैं, बोंगजाओक मौत का ग्रिप महसूस करता है। मैं मरने वाला हूं। तभी गोबंग का मैसिव हाथ आगे बढ़कर लीथल ब्लो इंटरसेप्ट कर लेता है। गोबंग एक अटूट पहाड़ की तरह बोंगजाओक और गॉब्लिन होड के बीच खड़ा हो जाता है। आंखें वॉरियर फ्यूरी से चमक रही होती हैं। छोटे क्रीचर्स डर के मारे चीखते हैं, कुक्की की, जब वो जायंट की शैडो देखते हैं। एक ही डिवस्टेटिंग डाउनवर्ड स्लैम में गोबंग जमीन और गॉब्लिन्स दोनों को क्रश कर देता है। इंपैक्ट के साथ खून और ग्रीन इकर फॉरेस्ट फ्लोर पर बिखर जाता है। ओवरवेलमिंग फोर्स की स्ट्रैटेजी अचीव हो चुकी थी। ऊपर क्लिफ के टॉप पर जॉन कज़ाक खड़ा कार्नेज देख रहा होता है। स्मर्क के साथ मटर करता है, गुड जॉब यू बास्टार्ड। वो अपने फेलो समन की ब्रूटल एफिशिएंसी को एक्नॉलेज कर रहा था। क्लिफ के नीचे बचे हुए गॉब्लिन शामन्स ने एक डेस्परेट हाई पिच्ड स्क्रीच निकाली। कोही जैसे ही उन्हें समझ आया कि उनके स्नाइपर्स को एक प्रोफेशनल हंट कर रहा है। जॉन कज़ाक एक असैसिन की कोल्ड प्रिसीजन के साथ मूव करता है, अपने प्रे के और करीब जाते हुए धीरे से मर्डर करता है। अब मेरी लेथैलिटी अपने पीक पर पहुंचने वाली है। जॉन कज़ाक अपनी ब्लेड्स को एक वाइड लीथल आर्क में घुमाता है। शामन्स को काटते हुए डिटरमिनेटली सोचता है, बस क्लिफ पर जो शामन्स है उन्हें निपटा दूं। लॉन्ग रेंज थ्रेट्स एलिमिनेट करने का उसका मिशन लगभग कंप्लीट हो चुका था। ब्लू एनर्जी का एक ब्रिलियंट फ्लैश फूट पड़ता है जैसे ही जॉन कज़ाक का स्ट्राइक कनेक्ट होता है, और एक ही स्ट्रोक में पूरी रेजिस्टेंस इंसिनरेट हो जाती है। क्लिफ सिस्टमैटिकली पर्ज हो रही थी। जॉन कज़ाक लाशों के बीच शांत खड़ा अपनी ब्लेड साफ करता है और नॉनचलेंटली पूछता है, बस इतना ही? एनिमी की सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस पूरी तरह डिसमेंटल हो चुकी थी। जॉन कज़ाक होराइजन की तरफ देखता है, टोटल किल्स काउंट करते हुए मटर करता है, लगता है सारे 100 पकड़ लिए, अब निकलना चाहिए। उसे पता था कि बॉस इनकाउंटर का थ्रेशोल्ड मीट हो चुका है। बैंगजॉक एब्सोल्यूट ऑ में ये सब देखता है और अटकते हुए बोलता है, तुम दोनों ने तो एक पल में सब क्लियर कर दिया। वो अपने और अपने समन्स के बीच के मैसिव पावर गैप को समझने में स्ट्रगल कर रहा था। टेंशन थोड़ी देर के लिए ब्रेक होती है जब बोंगजॉक खुद को गोबंग की मैसिव बैग के बहुत ज्यादा पास पाता है। वो ऑकवर्डली सोचता है, थोड़ा आगे बढ़ जा मीट बॉल, शुक्रिया पर ये थोड़ा ज्यादा ही फिजिकल लग रहा है। तभी एक थंडरस रोर पूरे जंगल को हिला देता है। बोंगजॉक का चेहरा फिर से डर से बिगड़ जाता है। वो गैस्प करता है, ये आवाज? एक नया बॉस बैटलफील्ड में एंटर कर रहा था। बोंगजॉक के सिस्टम पर क्रीचर का डेटा डिस्प्ले होता है। गॉब्लिन का लॉन्ग लेगेड आइडल जो अपनी छोटी टांगों की वजह से दुखी रहता है। गॉब्लिन का फाइनल एवोल्यूशन स्टेज हॉब गॉब्लिन। थ्रेट लेवल ऑफिशियली पीक पर पहुंच चुका था। कैटास्ट्रोफिक डेंजर को पहचानते ही जॉन कज़ाक बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो तुरंत नए बॉस की तरफ स्प्रिंट करता है, क्योंकि अब स्पीड ही डिसाइडिंग फैक्टर थी। जॉन कज़ाक क्लिफ से जंप लगाता है, बैटलफील्ड की तरफ गिरते हुए चिल्लाता है, गो ऑब। ये एक हाई स्टेक्स डिफेंसिव मैनूवर था, सिर्फ अपने समनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। गोबांग एक प्राइमल रोर निकालता है जो पेड़ों को हिला देता है।
सिस्टम प्रॉम्प्ट उस आवाज को ट्रांसलेट करता है, लीव इट टू मी। जायंट सीधा बॉस को हेड ऑन फेस करने के लिए तैयार होता है। जमीन कराह उठती है जब गोबांग और हॉबगॉब्लिन एक फियर्स स्टेलमेट में ब्लेड्स लॉक करते हैं। उनकी कोलिजन से एक वायलेंट शॉकवेव निकलती है। गोबांग इवॉल्व्ड किंग को जगह पर जमाने में सक्सेसफुल हो जाता है। एक क्रिटिकल ओपनिंग क्रिएट होती है जिसके लिए टैक्टिकल फॉलोअप जरूरी था। हॉबगॉब्लिन की आंखें जेन्युइन शॉक में फैल जाती हैं जब उसका पावरफुल स्ट्राइक गोबांग की आयरन क्लैड डिफेंस से बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है। बॉस अब एंकर्ड और वल्नरेबल था। स्ट्रैटेजी लॉग सस्पेंडेड। बॉस क्लैश क्रिटिकल स्टेज पर। जॉन कसाक लीथल स्ट्राइक्स की बारिश करता है और चिल्लाता है, आज अपनी वर्थ दिखा रहा है, पकड़ के रख। वो 20th फ्लोर के बॉस के अगेंस्ट फाइनल टैक्टिकल किल सिक्योर करने पर फोकस था। एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ जॉन कसाक अपनी डैगर्स हॉबगॉब्लिन के सिर में घुसा देता है। एवोल्यूशन ट्रैकिंग, बॉस मॉन्स्टर एलिमिनेटेड। सिस्टम इंटरफेस ब्लू फ्लैश के साथ अनाउंस करता है, ऑल टाइप्स ऑफ गॉब्लिन्स 100, हॉबगॉब्लिन 1। You have succeeded in the 20th floor mission. Strategic objective successfully meet हो चुका था। Rewards तेजी से लॉग में पॉपुलेट होते हैं। Level increase. Reward Monastone 2 kg. Reward Tower Exclusive Healing Potion X5. ये एसेट्स जाहुक के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल थे। इंटेंस बैटल के बाद जॉन कसाक हंसी के साथ बोलता है, गुड वर्क। बॉन्ग जा उसे देखता है और डेस्परेट सोचता है, बॉस मॉब को भी पल भर में निकाल दिया। जैसा एक्सपेक्टेड था, शायद सब कुछ इन्हीं पर छोड़ देना ही बेहतर है। उसका अपने समन्स पर डिपेंड होना अब कोर सर्वाइवल पिलर बन चुका था। रेयर लीडरशिप मोमेंट में बोंगा गहरा बो करता है और कहता है, तुम सब ने बहुत मेहनत की, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। जॉन कसाक एक क्विक ऊप्स बोलता है, जबकि गोबांग घुटनों पर बैठकर डिक्लेयर करता है, लॉय प्रोटेक्ट समनर। मास्टर और समन्स के बीच का बॉन्ड और ज्यादा सॉलिड हो जाता है। सिस्टम फाइनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नोटिस देता है, You have achieved clear rank S++ for Black Tower Korea 20th floor. S+ clear reward, Platinum badge. You may challenge the 21st floor by exiting Black Tower Korea. जाहुक की प्रोग्रेशन अब और तेज हो चुकी थी। ब्रेकिंग न्यूज तुरंत नेशनल मीडिया पर छा जाती है। साउथ कोरिया ब्लैक टावर 20th फ्लोर क्लियर रैंक S+ रिकॉर्ड अचीव्ड। एनोनिमस विम्प अब नेशनल सेंसेशन बन चुका था। लाइव चैट एक्सप्लोड हो जाती है 1.5K व्यूअर्स एनालिसिस करते हुए। यूजर KKKU लिखता है, ये इनसेन है, मुझे लगा खत्म हो गया क्योंकि आधे महीने से कोई नोटिस नहीं आया। यूजर BKU स्पेक्युलेट करता है, एलीट से ही होगा राइट। यूजर जैक बोलता है, एलीट के अलावा और कौन होगा, इसीलिए इतना छुपा रहे हैं, डर है कहीं दूसरे कंट्रीज ना उठा ले। ग्लोबल अटेंशन अब एक मेजर स्ट्रेटेजिक वेरिएबल बन चुकी थी। प्रेसिडेंट गहरी सांस छोड़ता है। हाँ, वो कैलकुलेट करता है कि कंसेक्यूटिव 20th फ्लोर रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा अटेंशन आ गया तो प्रॉब्लम होगी। वो फोन जोर से टेबल पर पटकता है। पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट अब उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। असिस्टेंट पूछता है, सर क्या प्रेस को कंट्रोल करे? प्रेसिडेंट झट से बोलता है, नहीं, अगर ये लीक हो गया कि हमें S+ रिकॉर्ड होल्डर के बारे में पता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टेल्थ ही उनका लास्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। प्रेसिडेंट आगे झुककर पूछता है, प्लेयर बॉन्ग की फैमिली सिचुएशन का क्या पता चला? असिस्टेंट एक डिटेल्ड डॉसियर देता है। डिस्क्रीटली इन्वेस्टिगेट किया। रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप ही इंफॉर्मेशन गैदरिंग था। फाइल बताती है कि बॉन्ग जा के फादर मिस्टर बॉन्ग सुचील कुछ महीने पहले आइस एक्सीडेंट में हिप सर्जरी करा चुके हैं और अभी रिहैबिलिटेशन में है। यहां एक टैक्टिकल लेबर आइडेंटिफाई होता है। प्रेसिडेंट पूछता है, क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं? असिस्टेंट बोलता है, बुजुर्गों में हड्डियां जल्दी नहीं जुड़ती, मैं उन्हें कंट्री के बेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर में रेफर करना चाहता हूं, फुल पेमेंट के साथ। पार्क जॉन सू प्लान अप्रूव करता है। गुड, प्रोसीड। फैमिली सपोर्ट के थ्रू इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट टारगेट होता है यंगर ब्रदर बॉन्ग मिनक। यूनिवर्सिटी फ्रेशमैन है और जल्द ही एनलिस्ट होने वाला है। पार्क जॉन सू स्कॉलरशिप सपोर्ट नोट करता है, परफेक्ट बेनिफिट। फाइनली फाइल पहुंचती है जाहुक की मदर मिस हंग जुंजा पर। प्रेसिडेंट पूछता है, ये क्या करती हैं? रिपोर्ट बताती है कि वो वाटर प्यूरिफायर कोऑर्डिनेटर थी पर अब अनएम्प्लॉयड है। अब्यूसिव कस्टमर के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्हें फोर्सिबली फायर कर दिया गया था। फीमेल ऑफिशियल सिंपैथी में बोलती है, ओ माय। सोशल इनजस्टिस फ्लैग हो जाता है। पार्क जॉन सू धीरे से बोलता है, फैमिली में सबसे ज्यादा अटेंशन मिस हंग झुंजा पर देनी होगी। इनकी आवाज सबसे स्ट्रांग है। हस्बैंड और सन्स भी इनके सामने चुप रहते हैं। यही की डिसीजन मेकर है। प्रेसिडेंट कंक्लूड करता है, समझ गया, ये प्लान भी ठीक है। वो ऑर्डर देता है, इसे एग्जीक्यूट करो, चाहे अवेकनिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की पूरी अथॉरिटी लगानी पड़े। तुरंत प्लेयर बॉन्ग की फैमिली सपोर्ट शुरू करो। पूरा ब्यूरोक्रेटिक पावर मोबिलाइज हो जाता है। वापस अपार्टमेंट में एक जोर का नॉक नॉक होता है।
जॉन कसाक की नजर दरवाजे पर चली जाती है। वो सोचता है डिलीवरी की स्मेल अच्छी लग रही है। विम्प वापस अपने नेचुरल हैबिटेट में आ गया। गोबंग फ्लोर पर बैठकर एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, डिलीवरी, टेस्टी थिंग। जाहुक पैनिक में चिल्लाता है, बस हिलना मत। रेजिडेंशियल एरिया में स्टेल्थ मेंटेन करना माउंटेन साइड समन के साथ मुश्किल हो रहा था। बोंगजा डेस्परेट होकर गोबंग को कंबल से ढकने की कोशिश करता है। तुम दोनों थोड़ी देर हाइड हो जाओ, दिखना मत। जॉन कसाक क्वाइटली बैक रूम की तरफ चला जाता है। सोशल कैमोफ्लाज अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन चुका था। बोंगजा मैसिव फूड ऑर्डर रिसीव करता है, 12 टैंक्स, 12 बोल्स ऑफ जजांगमेन। डिलीवरी मैन हंसकर पूछता है, इतना ज्यादा, पार्टी है क्या? जाहुक नर्वस होकर बोलता है, हाँ हाँ। डिलीवरी मैन ऐड करता है, सोचा ही था इसीलिए एक फ्राइड डंपलिंग सर्विस में डाल दिया। कवर मेंटेन करने के लिए ऑकवर्ड सोशल स्क्रिप्ट फॉलो करना पड़ता है। डिलीवरी मैन चेयरफुल फेयरवेल के साथ चला जाता है। एंजॉय योर मील और फिर से ऑर्डर करना टिल्डा। बोंगजा डेड पैन एक्सप्रेशन के साथ स्प्रेड को घूरता है। वो बिटरली सोचता है, सर्विस में सिर्फ एक फ्राइड डंपलिंग, कितना स्टिंजी। उसका इंटरनल असेसमेंट बैटलफील्ड ग्लोरी से ज्यादा वैल्यू पर ऑर्डर पर फोकस करता है। बोंगजा कंटेनर्स में कूपन्स ढूंढता है। हाँ, एक भी कूपन नहीं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? S+ क्लियर के बावजूद एक नया डिस्काउंट कूपन ना मिलना उसके हाउसहोल्ड इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल लॉस लिखता है। स्ट्रैटेजी लॉग सस्पेंडेड, डोमेस्टिक रिकवरी इन प्रोग्रेस। बोंगजा रेड डिस्काउंट कूपन्स के पहाड़ को देखता है। उसकी सोशल एंजाइटी इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म पर हावी हो जाती है। वो ग्लिमली सोचता है, वैसे भी अगर कूपन्स होते भी, मैं इंसान कूपन यूज करके कैसे ऑर्डर करूं? मैं नहीं कर सकता। ऑकवर्ड ह्यूमन इंटरैक्शन का डर अभी भी उसका सबसे बड़ा टैक्टिकल हर्डल था। डिलीवरी ड्राइवर के AO से क्लियर होते ही बोंगजा बोलता है, अब बाहर आ सकते हो। गोबंग कंबल के नीचे से झांकता है मफल्ड हुप के साथ। जजांग की स्मेल अमेजिंग लग रही है। जॉन कसाक विजिलेंट रहता है जब वो रूम में आता है। बोंगजा हुक फीस प्रिपेयर करता है और पूछता है, गोबंग, तुमने ये पहले कभी खाया है? गोबंग नूडल्स को प्रिमिटिव भूख से घूरता है। मुंह खुला हुआ, थूक टपक रहा था। स्ट्रैटेजी, समन मोराल को हाई कैलोरी रिवॉर्ड से मेंटेन करना। मील तुरंत केओस में बदल जाता है। गोबंग प्लेट्स के साथ सिरामिक तक चबा जाता है। जॉन कसाक हॉरर में चिल्लाता है, अगर तूने प्लेट भी खा ली तो मैं क्या करूंगा, इग्नोरेंट बास्टर्ड। गोबंग बस क्रंच क्रंच करता रहता है। क्रंच, जजीमोन क्रिस्पी। बोंगजा मुंह मोड़ लेता है, पहले खाओ, मुझे कुछ चेक करना है। बोंगजा हुक अपने न्यू एसेट्स एनालाइज करने के लिए सिस्टम एक्टिवेट करता है। इन्वेंट्री, ब्लू होलोग्राफिक इंटरफेस सामने आ जाता है। एवोल्यूशन ट्रैकिंग, स्पेशल माइलस्टोन रिवॉर्ड इमिनेंट। गोल्डन लाइट फूट करती है और एक मिस्टीरियस क्यूब इंटरफेस में अपीयर होता है। सिस्टम डिक्लेयर करता है, पर्क एक्वायर्ड, 1 रैंडम बॉक्स। अननोन एसेट का स्ट्रैटेजी लेवल अपटेनमेंट। उसकी नेक्स्ट एवोल्यूशन फेज इसके कंटेंट्स पर डिपेंड कर रही थी, जबकि पीछे से स्लर्प स्लर्प की आवाजें आ रही थी। 20th फ्लोर रिवॉर्ड्स का एनालिसिस अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन चुका था। सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है, 20 प्लैटिनम बैजेस एक्यूमुलेट करने पर पर्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्वेंट्री में मल्टीपल ग्लोइंग बैजेस दिखते हैं, हर एक उसके हाई रैंक टावर क्लियर्स का प्रूफ। स्ट्रेटेजिक एक्यूमुलेशन अब डिविडेंड्स देने लगा था। बोंगजा सिस्टम को प्रोसेस करते हुए देखता है और एंटिसिपेशन के साथ सोचता है, ऑलरेडी 20th प्लैटिनम बैज, इस बार बॉक्स में क्या होगा? स्ट्रैटेजी लॉग सस्पेंडेड।